So we are starting with paper 2, that is called drafting, pleading and appearance. अब इस सब्जेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, दैट इज वन इज योर ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंसिंग एंड सेकेंड इज प्लीडिंग एंड appearance, whereby institute ने drafting and convincing part has been allocated with 70 marks and pleading and convince being given 30 marks. Clear? Total 14 chapters हैं जिसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपने एग्जीक्यूटिव लेवल पे पढ़े हुए हैं इन अ सब्जेक्ट कॉल्ड GIGL, that is jurisprudence interpretation. For example, there is a chapter called specific relief act, तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ये. देयर इज अ टॉपिक कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट, सो अब एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ऑल दोज थिंग्स बीइंग गिवन. इस सब्जेक्ट में हम लोग को काफ़ी ड्राफ्ट भी सीखने हैं, मतलब हर तरीके के ड्राफ्ट सीखने हैं. फॉर एग्जांपल एक अग्रीमेंट कैसे बनता है, रिट पेटिशन कैसे बनता है, वकालतनामा कैसे बनता है. सो दैट पार्ट ऑफ थिंग्स आर ऑल्सो देयर, प्लस इसमें थ्योरी पार्ट भी है. अभी तक जो एवरेज अगर एग्ज़ाम पोर्शन दो अगर हम लोग पास एग्ज़ाम पेपर्स देखें तो अराउंड 50-50 या 60-40 का रेशो होता है. बट सब्जेक्ट इज़ वेरी स्कोरिंग. आपको ड्राफ्ट में अगर पेपर में देखा जाए तो ड्राफ्ट जो आते हैं वो अराउंड 5 to 8 मार्क्स के आते हैं, मतलब वर्चुअली आपको अराउंड 2.5 साइड लिखना आना चाहिए. हम लोग जो ड्राफ्ट बनाएंगे वो ऑलमोस्ट 5 साइड्स के होंगे एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड वी आर गोइंग टू मेक लॉट मैनी नंबर ऑफ ड्राफ्ट. मतलब आपके मॉडल में जितने ड्राफ्ट दिए ना, इस मॉड्यूल से आपको थ्योरी पढ़ना है, ड्राफ्ट नहीं पढ़ना है. ड्राफ्ट इज नॉट बीइंग ड्राफ्टेड द वे इट शुड हैव बीन ड्राफ्टेड बाय द लीगल कंटेक्स्ट. सो हम लोग ड्राफ्ट सारे बनाएंगे. थ्योरी के लिए सर्टेन टॉपिक्स वी हैव टू स्टडी फ्रॉम द मॉड्यूल एंड सर्टेन टॉपिक अपने सेपरेट नोट से. क्लियर? चैप्टर साथ में पढ़ना है, स्कोरिंग बहुत है. ड्राफ्टिंग में आपके ग्रुप 1 में जो वन ऑफ द वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट इज ड्राफ्टिंग ओनली, आप आराम से 70+ का टारगेट कर सकते हैं सब्जेक्ट में. क्लियर? बस साथ में पढ़ते चलेगा. सब्जेक्ट सिंपल है बट देर आर सर्टेन थिंग्स दैट जो लीगल कंटेक्स्ट आपको पता होना चाहिए. फॉर एग्जांपल पेटिशंस क्या है, रिट पेटिशंस क्या है, SLP क्या है. सो थ्योरी भी आती है एंड ड्राफ्ट भी बनाने को आता है. क्लियर? सो वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर कॉल्ड General Principles of Drafting, very important chapter. So that is General Principles of Drafting. Clear? अब देखिए, now ये नोट्स हैं जो आपके पास हैं. आप लोग so this is your जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ड्राफ्टिंग विच इज़ चैप्टर 2 ऑफ ICSI मॉड्यूल. एंड आप लोग ड्राफ्ट के लिए एक सेपरेट बुक बना लीजिए. ऑलमोस्ट 300 पेजेस के आसपास की आप एक बुक ले लीजिए विच विल बी कवरिंग ऑल द ड्राफ्ट ऑफ ऑल द चैप्टर्स टेकन टुगेदर. क्लियर? सो चालू करें. सो व्हाट इज ड्राफ्टिंग? अगर एक सिंपल वर्ड में पूछा जाए तो ड्राफ्टिंग क्या होता है? अच्छा, क्या हम लोग ड्राफ्टिंग क्या हम लोग पहली बार पढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में? आर वी डूइंग, मतलब क्या हमने आज से पहले कभी ड्राफ्टिंग किया है? 100% किया है. क्लियर? आज आप जब स्कूल में थे और आप एक लीव एप्लीकेशन बनाते थे तो वो भी क्या है? ड्राफ्टिंग. आप एक लेटर लिखते थे, आप एसे राइटिंग होता था. ऑल दोज थिंग्स आर नथिंग बट ड्राफ्टिंग. एज अ सब्जेक्ट यू मे बी स्टडिंग ड्राफ्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, बट drafting as a skill is not something that you will be doing for the first time. It is something you are doing for quite a long time. तो drafting है क्या? drafting basically एक fact को, and अगर हम legal drafting कर रहे हैं तो law को एक meaningful form में convert करना, that is to be called as drafting. मतलब drafting में ना the best skill of drafting is that कि जो मैं बना रहा हूँ और जो मैं सामने वाले को बताना चाहता हूँ, जो मैं रीडर चाहता हूँ कि रीडर समझे, वो मैसेज उसी तरीके से कन्वे होता है. देन इट इज़ टू बी कॉल्ड एज ड्राफ्टिंग. अब फॉर अ गुड ड्राफ्टिंग, अच्छा ड्राफ्टिंग के लिए इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप लीगल जार्गन्स एंड लीगल टर्मिनोलॉजी यूज़ करो. सिंपल भाषा में अगर आप कोई भी चीज़ सामने वाले को कन्वे करते हो एंड द मैसेज बीइंग कन्वेड इन द सेम मैनर जिस तरीके से आपने बताया है, देन दैट इज़ कॉल्ड ड्राफ्टिंग. सो ड्राफ्टिंग एक स्किल है, ड्राफ्टिंग एक आर्ट है. नाउ
हम लोग क्लास में 100+ डीड्स बनाते हैं, ऑल क्लास मॉड्यूल में जितनी डीड ये सब हम लोग कवर करेंगे, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप मेरा स्टाइल ऑफ ड्राफ्टिंग कॉपी करें या इंस्टीट्यूट की स्टाइल ऑफ कॉपी करें. यू कैन डेवलप योर ओन स्टाइल. Having said that, we are going to make a lot number of deeds so that you get a grip, you get a flavor कि किस तरीके से ड्राफ्ट बनाया जाता है, किस तरीके से कोई क्लॉजेस को प्रेजेंट किया जाता है. बट ड्राफ्टिंग का मतलब क्या है? सो ड्राफ्टिंग में बी डिफाइंड एज अ सिंथेसिस. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंथेसिस? सिंथेसिस का मतलब होता है किसी चीज़ को एक प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करना. डिफाइंड एज अ सिंथेसिस ऑफ लॉ एंड फैक्ट इन लैंग्वेज फॉर्म. तो सिंथेसिस मतलब कॉम्बिनेशन है. तो ये ड्राफ्टिंग क्या है? ये एक कॉम्बिनेशन है लॉ का एंड फैक्ट का इन अ लैंग्वेज फॉर्म, दैट इज टू बी कॉल्ड एज ड्राफ्टिंग. अब यहाँ पे सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्ट एंड लीगल लैंग्वेज इन अ मीनिंगफुल मैनर. देखो व्हाट इज इम्पॉर्टेंट दैट ड्राफ्टिंग में ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होता है कि आप किस तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट कर रहे हो, एंड क्या जिस तरीके से आप मैटर को प्रेजेंट कर रहे हो उस तरीके से मैटर वही मैसेज कन्वे कर रहा है जो आप कन्वे कराना चाहते हो या नहीं. दैट इज समथिंग इज टू बी कॉल्ड एज ड्राफ्टिंग. तो यहाँ पे क्या लिखा है? सो इन लीगल ड्राफ्टिंग इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्ट, लॉ एंड लैंग्वेज इन मीनिंगफुल मैनर. इसका मतलब क्या हुआ? देखो ड्राफ्टिंग का कॉम्बिनेशन जो है वो फैक्ट है एंड लैंग्वेज है. और अगर हम लीगल ड्राफ्टिंग की बात करें तो उसमें अपने को लीगल टर्मिनोलॉजीज, लीगल प्रोविजंस, इनको भी इनकॉर्पोरेट करके एक प्रॉपर ड्राफ्ट बनाना है जो कि वही मैसेज कन्वे करे, जो कि वही प्रोविजंस, जो वही इंटरप्रिटेशन दे जो आप कन्वे कराना चाहते हो. अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होता है ना ड्राफ्टिंग में वो ये होता है क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट. इसका मतलब क्या हुआ? आज सिंपल फंडा, मान लो आप एक एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट बना रहे हो. क्लियर? आज आप CS करने के बाद आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे आपको एक एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट दिया जाएगा. आपको क्या लगता है एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट कितने पेज का होगा आप लोग का, या आइडियल एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट कितने पेज का होना चाहिए? 5 से 10 साइट्स के आसपास, ऑलमोस्ट 5 से 10 पेजेस का. अच्छा सिर्फ एक पेज का एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट हो, सिर्फ आपका नाम लिखा है, आपका रेम्यूनरेशन लिखा है, आप किस दिन से ज्वाइन करोगे बस इतना लिखा और दोनों पार्टी ने साइन कर दिया, क्या ये एक सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट होगा? नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारे टर्म्स तो दिए ही नहीं है कि आज आप फ्यूचर में आपको क्या क्या इंक्रीमेंट्स मिलेंगे, आपकी ड्यूटीज़ ऑब्लिगेशन क्या होगा, आप क्या कर सकते हो, कॉन्फिडेंशियलिटी. अगर एम्प्लॉयमेंट के बीच में अगर आपने कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट किया तो उसका ओनर कौन होगा? कंपनी होगा. अच्छा आपको कंपनी छोड़ के जाना है, हो सकता है ना, आपको कंपनी छोड़ के जाना है, आपको रिज़ाइन करना है, तो क्या नोटिस पीरियड होगा? ये सब चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है. अब अच्छा अगर मैं आपको एक एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट देता हूँ कुछ 500-800 पेज का, तो क्या आपको कंफर्ट आएगा उतने? नहीं. क्यों? इसका रीज़न ये है कि मैंने पता नहीं क्या क्या लिखा होगा. अब उसमें कहाँ पे कौन से क्लॉज में मैं ट्विस्ट एंड टर्न करके आपको फंसा दूंगा एज एन एम्प्लॉयर. इट इज़ ऑलवेज डिफिकल्ट फॉर यू टू इंटरप्रेट राइट नाउ. सो इम्पॉर्टेंट क्या है कि ड्राफ्टिंग में ना आप जब भी एक एग्रीमेंट बनाते हो तो एक आइडियल साइज़ का होना चाहिए. अच्छा आप जब अपना एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट देखोगे फ्यूचर में, आप पहला क्लॉज क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? व्हाट शुड बी द फर्स्ट क्लॉज ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट? लॉजिकली सोचो. आप जब अपना फ्यूचर में एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट देखेंगे तो पहला क्लॉज क्या होना चाहिए? कुछ क्लॉज होंगे ना, तो पहला क्लॉज क्या होना चाहिए? मतलब वर्क प्रोफाइल. अच्छा सैलरी नहीं देखना चाहोगे? कंसिडरेशन. देखो अगर आप अपना एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट देखते हो ना तो सबसे पहले एज ए ह्यूमन साइकोलॉजी हम लोग क्या देखना चाहेंगे? इज़ ऑलवेज अ कंसिडरेशन, कि हमको क्या पैसा मिलेगा. आज सिंपल फंडा. अच्छा जब आप कंसिडरेशन की बात करते हो तो कंसिडरेशन में आपको क्या सैलरी मिलेगी, उसके अलावा आपको इंक्रीमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, बोनस मिलेगा, मतलब एवरीथिंग कनेक्टेड टू द मनी पार्ट यू विल ऑलवेज लाइक टू सी. इसके अलावा आपके ड्यूटीज़ एंड ऑब्लिगेशन क्या होंगे, सो दैट समथिंग यू लाइक टू सी. अच्छा यहाँ पे और क्या देखना चाहेंगे आप एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में? हाँ टेन्योर. तो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप ये भी देखना चाहोगे कि आपको
कितने साल का आपका ये एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट है, 2 साल, 5 साल, 10 साल, क्या टेन्योर होगा, और क्या देखना चाहेंगे? हाँ, परक्विजिट, तो यहाँ पे कंसिडरेशन विल इंक्लूड योर परक्विजिट, अलाउंसेस, बोनस, एवरीथिंग, मतलब कंसिडरेशन इंक्लूड आपको कंपनी से क्या क्या मिलेगा वो सब कुछ वहाँ कवर कर दिया जाएगा। और लीव, आपको कितनी पेड लीव्स हैं, अनपेड लीव्स हैं, मेडिकल लीव्स कितनी हैं, एंड आई टेल यू हर कंपनी की लीव्स स्ट्रक्चर अलग होता है। नाउ आई टेल यू अबाउट माई सेल्फ, मेरी जो फर्स्ट कंपनी थी वो रेडियो मिर्ची थी, वहाँ पे ना 5 डेज़ का वीक होता था, मतलब सैटरडे संडे छुट्टी, ठीक है। तो समझ लो साल में कितने सैटरडे, कितने वीक हो गए, 52 वीक्स, तो 52 इंटू 2 ये तो पकड़ लो, तो कितना हो गया, 104 डेज़ की तो हॉलीडे ये हो गई। फिर हम लोग को 21 डेज़ की पेड लीव मिलती थी, 10 डेज़ की मेडिकल लीव मिलती थी, एंड मतलब दैट इज़ कॉल्ड सिक लीव, एंड 10 डेज़ की फेस्टिवल हॉलीडेज़ होते थे, मतलब ऑलमोस्ट तो 104 प्लस 21 कितना हो गया, 125 डेज़। फिर 10 डेज़ की पेड लीव, 10 डेज़ की सिक लीव, 10 डेज़ की प्रिविलेज लीव होती थी, मतलब ऑलमोस्ट 150 और डेज़ की हॉलीडे हैं, मतलब साल में 5 महीने तो काम ही नहीं करना है, ठीक है, मतलब काम करना है अपने को 7 महीने, पगार मिलेगी 12 महीने की, बराबर। फिर मैं रेडियो मिर्ची से डेलॉयट में गया, तो डेलॉयट में सैटरडे साफ हो गया, ठीक है। 2 देश से कि सैटरडे ऑफ होता है, ऑल्टरनेट सैटरडे, बट कोई सैटरडे ऑफ नहीं होता, आपका सैटरडे पूरा साफ हो गया। फिर मैं वहाँ से अमरचंद गया तो संडे भी साफ हो गया। सो पॉइंट ये है कि हर ऑर्गेनाइजेशन का लीव स्ट्रक्चर अलग होगा। सो एज एन एम्प्लॉय यू विल ऑलवेज लाइक टू नो कि आपका लीव स्ट्रक्चर क्या होगा, अनपेड लीव, पेड लीव, मेडिकल लीव, सिक लीव, क्या क्या है। सो दैट समथिंग, सो ऑब्वियसली यू लाइक टू सी। और क्या देखना चाहेंगे आप अपने एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में? हाँ, ग्राउंड्स फॉर टर्मिनेशन। नॉट टर्मिनेशन का देखो कोई ग्राउंड जैसा कुछ नहीं होता। हाँ, अगर आपने कोई भी ब्रीच किया है, आपने कोई फ्रॉड किया है, सो बट एब्सोल्युटली करेक्ट कि आपका एक क्लॉज जरूर होना चाहिए कि व्हाट आर द रीजंस ऑन अकाउंट ऑफ विच द एम्प्लॉय कैन बी टर्मिनेटेड फ्रॉम हिज ऑफिस। एंड अगर टर्मिनेशन कर रहे हैं तो क्या टर्मिनेशन में कोई नोटिस पीरियड होगा, नहीं होगा। अच्छा, नोटिस पीरियड विल ऑल्सो बी ए वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज। मतलब एज एन एम्प्लॉय यू विल ऑलवेज लाइक टू नो ना कि आज मान लो आप एक कंपनी में काम कर रहे हो एंड आपको एक दूसरी कंपनी से एक बेटर ऑफर आ जाता है, तो आप एक कंपनी से मूव करके दूसरी कंपनी में जाते हो, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। आज आप एक कंपनी को ज्वाइन करोगे तो क्या आप ज़िंदगी भर उसी कंपनी में रहने वाले हो? नहीं, यू विल ऑलवेज लाइक टू लर्न एंड ग्रो। सो आज आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, आपने जहाँ भी काम करो ईमानदारी से करो, बट डोंट बी स्टिक टू वन ऑर्गेनाइजेशन, कीप्स ऑन मूविंग फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू अदर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज हाउ यू विल ग्रो। तो आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, अब आपको दूसरी कंपनी से एक बेटर प्रोफाइल है, बेटर कॉम्पनसेशन मिलता है, यू मूव फ्रॉम वन कंपनी टू अदर कंपनी, तो वहाँ पे आप अपनी फर्स्ट कंपनी को रेजिग्नेशन दोगे। अच्छा, रेजिग्नेशन दोगे तो आपको कंपनी को कुछ सर्टेन डेज सर्व करना पड़ेगा, दैट इज टू बी कॉल्ड एज योर नोटिस पीरियड। अगेन नोटिस पीरियड मे वेरी फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, सो इट एंड मे वेरी फ्रॉम लेवल टू लेवल, सो इट मे बी 1 मंथ नोटिस पीरियड भी हो सकता है एंड 3 मंथ्स नोटिस पीरियड भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। और क्या देखना चाहोगे इन योर एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट? हाँ, पेनल्टी, मतलब अगर कोई ब्रीच किया है तो व्हाट काइंड ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन, तो यहाँ पे तो ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट क्या है। अच्छा, इसके अलावा व्हाट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पे अगर मान लो, अच्छा आपको कंपनी बोलती है कि आपने गलत किया, आप बोलते हो आपने गलत नहीं किया, मतलब यहाँ पे डिस्प्यूट हो सकता है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन हो सकता है। आज कंपनी और एम्प्लॉय के बीच में डिस्प्यूट हो सकता है। अब डिस्प्यूट हुआ तो डिस्प्यूट कैसे सॉल्व किया जाएगा? एज अ कंपनी क्या आप डिस्प्यूट को कोर्ट में लेके जाना चाहोगे? So first you will always like to settle the dispute by yourself, by negotiation, by discussion. तो किस तरीके से dispute resolution किया जाएगा? So all those things are the important clauses in the agreement. There are other agreement clauses also will come into picture. But एक चीज़ बताओ, अब यहाँ पे आपने अपना employment agreement खोला और सबसे पहला clause आपको दिखाई दिया, मान लो termination। आपने एग्रीमेंट खोला, देखा पहले लिखा टर्मिनेशन, दूसरा लिखा है नोटिस पीरियड,
तीसरा लिखा है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। तो आप बोलोगे नहीं क्या बनाया, मूड खराब हो गया साला मनहूस आदमी साला। पॉइंट क्या है इसका मतलब, देखो ये सारे क्लॉजेज इंपॉर्टेंट हैं, बट क्या ये अग्रीमेंट के फर्स्ट क्लॉज होने चाहिए? नहीं। इसका मतलब इन ड्राफ्टिंग द क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप मैटर को किस तरीके से प्रेजेंट करते हो एंड किस क्रोनोलॉजी से प्रेजेंट करते हो, दैट ऑल्सो प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो यहाँ पे क्या लिखता है, क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट इज क्रूशियल, फैक्ट नीड टू बी प्रेजेंटेड इन द करेंट मैनर। सो दिस इज अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट आप किस तरीके से मैटर को प्रेजेंट कर रहे हो, कौन सा क्रोनोलॉजी आप कैसे फॉलो कर रहे हैं। फर्दर क्या लिखा है, अब देखो ड्राफ्टिंग इज एन आर्ट और स्किल विच वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आज सिंपल वर्ड्स में, आज आप सबको अगर मैं बोलूं कि एक रिजोल्यूशन बनाइए या एक एग्रीमेंट बनाइए, तो क्या सब लोग एक ही लैंग्वेज में बनाएंगे? नहीं, इट विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। द ऑब्जेक्टिव इज दैट, and that what I was saying, that you need not to copy my style of drafting or institute style of drafting. You have to develop your own style of drafting, so that the object, so that you can present the points, present the fact in a language, in a meaningful manner. The only thing is that you have to keep in mind is that आप जो भी present कर रहे हो वो proper presentation होना चाहिए और सही message convey करने वाला होना चाहिए। अब तो क्या लिखा है, हम लोग जब ड्राफ्टिंग की बात करते हैं, सो ड्राफ्टिंग इन लीगल सेंस मीन्स एन आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द लीगल डॉक्यूमेंट लाइक अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, डीड्स एक्सेट्रा। मतलब जब हम लोग लीगल कंटेक्स्ट में ड्राफ्टिंग की बात करें, सी आप लोग ने एक अपना लीव एप्लीकेशन लिखा, वो भी ड्राफ्टिंग था। बट जब हम लोग इसको लीगल कंटेक्स्ट से बात करते हैं, तो हम लोग किस चीज़ की बात करें कि आप उसको एक लीगल अग्रीमेंट को प्रेजेंट कर रहे हो, लीगल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे हो, जो अग्रीमेंट, डीड, वकालतनामा, रेट, सूट, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, so however it is not restricted only to legal aspect, that's absolutely clear that legal जो drafting है वो सिर्फ legal नहीं है, drafting can be anything। आप एक love letter लिखते हो वो भी drafting ही है। so the point is that what you present, आज आप एक मैसेज WhatsApp पे टाइप करते हो, आप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ भी लिखते हो, everything what you are writing that makes some sense is nothing but drafting। तो यहाँ पे क्या लिखा है, cover every type of writing and drafting, and drafting is first thinking and then composing। now this is very important। देखो ड्राफ्टिंग में आप क्या करते हो, आप पहले ना एक ड्राफ्ट को लिखने से पहले आप उस ड्राफ्ट के बारे में सोचते हो। आप लोग को ड्यूरिंग स्कूलिंग डे जैसा सिखाया गया होगा कि मान लो आपको ऐसे राइटिंग लिखना है। व्हेन आई वाज इन क्लास 10 इन CBSE बोर्ड, वहाँ पे ना एक इंग्लिश में और हिंदी में ऐसे राइटिंग आता ही था। और वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट टॉपिक जो CBSE का फेमस एंड फेवरेट टॉपिक था कि अगर आप इंडिया के प्रधानमंत्री होते तो आपका क्या स्टैंड होता, आप कैसे चलाते, मतलब दैट इज समथिंग। अब यहाँ पे कैसे कोई ऐसे लिखा जाता है, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, हम लोग वहाँ पे जो पॉइंट्स लिखने हैं उसको पहले सोचते हैं, बुलेट पॉइंट्स को लिखते हैं, कहीं रफ में बुलेट पॉइंट्स लिख लिया, फिर उस बुलेट पॉइंट्स को स्ट्रक्चरिंग करते हैं कि कौन सा पॉइंट पहले आना चाहिए, कौन सा पॉइंट बाद में आना चाहिए, एंड देन वी स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। आज आप जितने भी पॉलिटिशियंस को देखते हो इन वाइल दे आर मेकिंग सो मेनी पब्लिक स्पीचेस, तो क्या वो लोग सब कुछ वहाँ पे सोच के आते हैं? नहीं, उनको भी पहले पॉइंट्स दे दिए जाते हैं। कईयों की तो पूरी स्पीच लिख के दी जाती है, कईयों को बुलेट पॉइंट्स दिए जाते हैं, एंड दैट इज हाउ दे हैव टू कवर ऑल दोस थिंग्स। सो क्रोनोलॉजी इज इंपॉर्टेंट, एंड ड्राफ्टिंग में आपको पहले सोचना है, फर्स्ट थिंकिंग है, आपको बुलेट पॉइंट जॉट डाउन करना है कि आप किस तरीके से, क्या आपका स्कोप होगा, किस तरीके से प्रेजेंट करोगे, एंड देन यू हैव टू राइट। नेक्स्ट लिखा है, नाउ द प्रोसेस ऑफ ड्राफ्टिंग ऑपरेट इन टू फेज, द कॉन्सेप्चुअल एंड द वर्बल। देखो यहाँ पे इसका मतलब ड्राफ्टिंग एज अ प्रोसेस में दो फेज हैं। पहला है कॉन्सेप्चुअल। कॉन्सेप्चुअल मतलब जहाँ पे आप चीज़ों को स्ट्रक्चर करोगे, किस तरीके से प्रेजेंट करोगे, एंड देन वर्बल। वर्बल मतलब देन यू प्रेजेंट द थिंग। सो फर्स्ट यू jot down the points, jot down the ideas, thought, and then you present that thing. That is the entire process of drafting. So besides seeking the right word, the draftsman seek the right concept। मतलब यहाँ पे उसको not only he have to use the right word, he also have to use the right concept. That is something to be called as drafting। Now next क्या लिखा है, the purpose of drafting is to convey the message which the draftman intend to convey। Now this is very important कि जो पूरा purpose है drafting का वो ये है कि क्या draftman जो मैसेज वो कन्वे करना चाहता है, क्या वो मैसेज कन्वे कर पा रहा है। अगर आंसर आता है येस, देन योर ड्राफ्टिंग इज परफेक्ट। अगर आंसर आता है नो, देन योर ड्राफ्टिंग इज नॉट परफेक्ट।
नेक्स्ट क्या लिखा है, सो ड्राफ्टिंग ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्स एज प्री रिक्विजिट, तो क्या प्री रिक्विजिट कंडीशन है जो ड्राफ्टिंग के लिए चाहिए? फर्स्ट, द स्किल ऑफ ड्राफ्टमैन. नाउ हाउ वेल यू ड्राफ्ट द थिंग दैट प्योरली डिपेंड अपॉन कि द स्किल ऑफ द ड्राफ्टमैन, कि ड्राफ्टमैन किस तरीके से प्रेजेंट करेगा. सेकेंड क्या लिखा है, द नॉलेज ऑफ फैक्ट एंड लॉ सो एज टू पुट फैक्ट इन सिस्टमेटाइज सीक्वेंस टू गिव करेक्ट प्रेजेंटेशन ऑफ लीगल स्टेटस, प्रिविलेज, राइट्स, ड्यूटीज, पार्टीज ऑफ द पार्टीज, ऑब्लिगेशंस अराइजिंग फ्रॉम देयर ऑफ. मतलब सिंपल वर्ड्स में ड्राफ्टमैन की जो स्किल है दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. उसके अलावा ड्राफ्टमैन की जो नॉलेज है, नाउ नॉलेज विद रिस्पेक्ट टू द नाउ सो ड्राफ्टमैन की जो नॉलेज है विद रिस्पेक्ट टू द फैक्ट एंड लॉ दैट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. एंड थर्ड क्या लिखा है, द टर्म्स एंड कंडीशन, मतलब क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगा, किस तरीके से पेनल्टी लगेगा, किस तरीके से अगर कोई डैमेज होता है तो उसकी रेमेडीज क्या होगा, ऑल दोस थिंग हैव टू बी फॉर्मिंग पार्ट ऑफ दैट. एंड उसमें कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. क्या लिखा है, टर्म्स एंड कंडीशन, ब्रीच एंड रेमेडीज एक्सेट्रा इन सेल्फ कंटेन एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी फॉर्म विदाउट एनी एम्बिग्यूटी. मतलब यहाँ पे कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं होना चाहिए. दैट इज द प्री रिक्विजिट ड्राफ्टिंग. तो अगर आपको एक अच्छा ड्राफ्टमैन बनना है या एक अच्छी ड्राफ्टिंग, लोग किसको बोलते हैं कि जो तीन चीज़ों पे बेसिक क्या रिक्वायरमेंट है, एक तो ड्राफ्टमैन की स्किल अच्छी होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए किस तरीके से प्रेजेंट करना है. दूसरा, वो जो ड्राफ्ट कर रहा है उसको उसके बारे में पता होना चाहिए, नॉट ओनली द लीगल प्रोविजन बट द फैक्ट, बोथ उसको पता होना चाहिए, सो दैट वो उसको एक प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सिस्टमैटिक तरीके से प्रेजेंट कर सके. एंड जो भी लिखा होना चाहिए वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, सेल्फ कंटेन होना चाहिए, जिससे कोई भी एम्बिग्यूटी क्रिएट ना हो. क्लियर? सो दैट इज द प्री रिक्विजिट ड्राफ्टिंग. अच्छा, इसमें इस सब्जेक्ट में जो भी चैप्टर के आपको नोट्स दिए गए हैं वो टॉपिक आप नोट से ही पढ़िएगा. आप मॉडल से रीड करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा. और मॉडल की लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा ख़राब दी हुई है इन दिस सब्जेक्ट. तो इसमें जो चैप्टर मॉडल में सिंपल है वो मॉडल से पढ़ेंगे, और जो चैप्टर में मॉडल की लैंग्वेज एकदम वाहियात है वो हम लोग सेपरेटली पढ़ेंगे. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल इन दिस चैप्टर द मॉडल लैंग्वेज इज पथेटिक. क्लियर? सो वी हैव टू कवर दैट थिंग, दो वन रीडिंग ऑफ मॉडल इज एडवाइजेबल बट नॉट मैंडेटरी. इस चैप्टर में आपको मॉडल से क्या पढ़ना है ये एग्जैक्टली नोट्स में लिखा हुआ है, बस उतने ही टॉपिक आपको मॉडल से पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है. क्लियर? चलिए फटाफट ये पॉइंट समझा आप लोगों को. ड्राफ्टिंग क्या है, रीड द पॉइंट्स प्लीज. So I believe this part being done. Read this part also. So drafting part is clear. अब देखो, अब next part क्या है? Now the next call conveyancing. देखो conveyancing क्या होता है? सिंपल फंडा, अगर आप एक अग्रीमेंट बना रहे हो जिससे एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन, देन दैट इज कॉल्ड कन्वेंस. कन्वेंस डीड क्या होता है? जिस डीड से आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो दैट इज टू बी कॉल्ड एज कन्वेंस डीड. इसका मतलब क्या हुआ कि सेल एंड परचेज एग्रीमेंट जो होता है जिससे आप एक प्रॉपर्टी परचेज सेल कर रहे हो वो क्या है? कन्वेंस. अगर आप कोई भी अग्रीमेंट जिसके थ्रू आप एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो देन दैट इज कॉल्ड कन्वेंस. इसका मतलब कन्वेंस इज अ रिस्ट्रिक्टेड कॉन्सेप्ट. नाउ व्हेन आई से इट्स अ रिस्ट्रिक्टेड कॉन्सेप्ट, इसका मतलब क्या हुआ कि इट्स अ रिस्ट्रिक्टेड कॉन्सेप्ट इन अ सेंस दैट यहाँ पे सिर्फ प्रॉपर्टी ट्रांसफर की बात हो रही है. मतलब अगर मान लो मैं एक एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट बना रहा हूँ, तो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट क्या है? वो कॉन्ट्रैक्ट है, वो कन्वेंस नहीं है. तो कन्वेंस क्या है? सो इट इज एन अग्रीमेंट बाय विच right title and interest with respect to property being transferred from one person to other person, that is to be called as conveyance. ये सिर्फ और सिर्फ याद रखना, ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं और किसी भी कंटेक्स्ट में नहीं है. तो कन्वेंस इज एन एक्ट ऑफ कन्वेंसिंग और ट्रांसफरिंग एनी प्रॉपर्टी whether movable or immovable from one person to another permitted by custom or law within the legal structure of the country. देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि यहाँ पे अगर आप एक एक्ट ऑफ कन्वेंसिंग और ट्रांसफरिंग एनी प्रॉपर्टी, मतलब अगर आप एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो, चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी, नाउ फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन बाय कस्टम एंड लॉ. देखो बाय कस्टम एंड लॉ का मतलब क्या हुआ? से फॉर एग्जाम्पल अगर आज मैं एक एग्रीकल्चर लैंड प्लांटेशन प्रॉपर्टी
अगर मैं किसी नॉन रेसिडेंट को ट्रांसफ़र करना चाहूँ तो क्या ये अलाउड है? अगर आप फेमा पढ़ोगे तो आप एग्रीकल्चर लैंड नॉन रेसिडेंट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, इसका मतलब। लेकिन अगर मैं रेसिडेंट को ट्रांसफ़र करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो एक एग्रीकल्चर लैंड है, लेकिन आप जब ट्रांसफ़र की बात कर रहे हो तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या ये लीगली अलाउड है या नहीं। क्लियर? तो यहाँ पे क्या लिखा है? सो यहाँ पे द कन्वेंस डीड इज गवर्न्ड बाय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अच्छा, यहाँ पे ना वर्ड कस्टम भी यूज़ किया हुआ है। नाउ व्हेन आई यूज द वर्ड कस्टम, तो कस्टम का मतलब क्या हुआ कि आप उस चीज़ को किस तरीके से ट्रांसफ़र कर रहे हो। क्या ये कस्टमरी प्रैक्टिस जो सोसाइटी में प्रैक्टिस प्रिवेल कर रहा है, क्या उसमें वो ट्रांसफ़र हो सकता है, नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल देर आर सर्टेन लॉज, फॉर एग्जांपल हिंदू लॉ है, मुस्लिम लॉ है। फॉर एग्जांपल मुस्लिम्स में अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी अल्लाह को ट्रांसफ़र कर देते हो तो आप वो प्रॉपर्टी वापस ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं सदका। मुस्लिम्स में एक टर्म होता है मुस्लिम लॉ के हिसाब से, सदका, कि अगर आपने सदका में कोई चीज़ अगर दे दिया है, आपने अगर कोई चीज़ ट्रांसफ़र कर दिया, जिसको वक़फ़ बोर्ड भी बोलते हैं। आपने वर्ड सुना है वक़फ़? वक़फ़ बोर्ड क्या है, हम लोग का एक पूरा टॉपिक आएगा वक़फ़ में। तो वक़फ़ में अगर आप कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हो एंड व्हेन यू आर ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी, in that case you transfer the property, if you are transferring it to waqf board, it is considered to be that you have given that property to Allah। तो आपने सदका में वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दिया, अब वो प्रॉपर्टी किसी और को रीट्रांसफ़र नहीं हो सकता। मतलब आपको वहाँ पे कस्टमरी लॉ भी देखना पड़ेगा एंड आपको लीगल प्रोविजन भी देखना पड़ेगा व्हेन यू टॉक एनीथिंग इन रिलेशन टू द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे सो कन्वेंस डीड जो है वो गवर्न होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से एंड ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से। अब देखो ना यहाँ पे क्या लिखा है, द प्रॉपर्टी अंडर कन्वेंस डीड कैन बी टाइप एनी टाइप प्रॉपर्टी, मूवेबल, इमूवेबल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। नाउ व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? तो अगर आप पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क अगर आप इसको ट्रांसफ़र कर रहे हो देन दैट इज ऑल्सो नथिंग बट कन्वेंस। अब यहाँ पे सो डीड ऑफ कन्वेंस, द कन्वेंस डीड ऑफ ट्रांसफ़र इज अ कन्वेंस डीड विच कैन बी फॉर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखो एक ही चीज़ को इसमें कितनी बार एम्फेसाइज किया गया है। आप किसी भी तरीके से अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हो, चाहे मूवेबल, इमूवेबल या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इट इज़ नथिंग बट कन्वेंस। फर्दर क्या लिखा है? नो अकॉर्डिंग टू द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ट्रांसफ़र कैन बी बाय सेल। अब ट्रांसफ़र किस तरीके से हो सकता है? तो आज मान लो मैं अपनी प्रॉपर्टी आपको दे रहा हूँ, आई एम ट्रांसफरिंग माई मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी टू यू, तो मैं कैसे ट्रांसफ़र कर सकता हूँ? तो या तो मैं सेल कर सकता हूँ, या तो मैं मॉर्गेज पे दे सकता हूँ, या तो लीज पे दे सकता हूँ, या तो गिफ्ट दे सकता हूँ, या विल दे सकता हूँ, और बिक्विप्टमेंट। बिक्विप्टमेंट का मतलब होता है ट्रांसफ़र करना। तो अगर मान लो मैं एक विल बना रहा हूँ and by virtue of will, if my transfer my property to my successors, that is going to be operative after my death। will कब ऑपरेटिव होती है? डेथ के बाद। तो अगर मेरे मरने के बाद अगर वो विल ऑपरेटिव होती है देन इट इज़ नथिंग बट कन्वेंस। अब देखो याद रखना, अगर आप ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की बात करते हो, सो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बेसिकली देखो ट्रांसफ़र दो तरीके के होते हैं, एक होता है बाय एक्ट ऑफ पार्टीज और दूसरा होता है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। Transfer of property act comes applies when the transfer is by act of parties and not by operation of law, but conveyance is a broader concept which basically talks about any type of transfer of property। तो अगर आप किसी भी तरीके से किसी भी मोड से अगर आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन, इट इज़ नथिंग बट कन्वेंस। तो यहाँ पे क्या लिखा है? बट acquisition of property by inheritance does not amount to transfer under the strict meaning of the legal sense। अगर आपको इनहेरिटेंस से प्रॉपर्टी मिल रहा है तो उसको स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन में, बिकॉज वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से कवर नहीं होता। नाउ अ कन्वेंस डीड is an admissible evidence with respect to transfer of property or right connected to the property and need to be fully stamped, signed, dated, registered and delivered। इसका मतलब क्या हुआ? जो भी कन्वेंस डीड है वो एक लीगली एडमिसिबल एविडेंस होता है, एंड अगर वो एक लीगली एडमिसिबल एविडेंस है मतलब कोर्ट प्रोसीडिंग में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वहाँ पे उस डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट किया जाता है। तो वहाँ पे व्हाट इज बीइंग सेड कि वो डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली स्टैम्प होना चाहिए। स्टैम्प होना चाहिए मतलब उस पर एडिक्वेट वैल्यू की स्टैम्प ड्यूटी पे होनी चाहिए। जो भी पार्टीज ऑफ ट्रांजेक्शन है, ट्रांसफरर, ट्रांसफरी, जो भी पार्टीज ऑफ ट्रांसफर है, लेसर, लेसी, असाइनर, असाइनी, जो भी है, उनका साइन होना चाहिए। उस पर डेट होनी चाहिए कि किस दिन से ये ट्रांसफ़र हुआ है। वो ड्यूली रजिस्टर्ड होना चाहिए ना। रजिस्टर्ड होना चाहिए मतलब
देयर इज एन एक्ट कॉल्ड रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एक्ट 1908, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करना पड़ता है, और जब आप डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करते हो तो वो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में आ जाता है एंड डिलीवर्ड होना चाहिए। डिलीवर्ड होना चाहिए मतलब रेस्पेक्टिव पार्टीज के पास उसकी कॉपी होनी चाहिए। फर्दर क्या लिखा है, नाउ सच ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अंडर द कन्वेंस डीड कैन बी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, एज वी हैव डिस्कस कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कैसे हो सकता है। सो ट्रांसफर प्रॉपर्टी जो है वो एक्ट ऑफ पार्टीज भी हो सकता है या तो ऑपरेशन ऑफ लॉ भी हो सकता है, एंड देयरफॉर इट इंक्लूड्स सेल डीड, लीज, विल, लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट, मॉर्गेज एक्सेट्रा। ये सब के सब क्या हैं, दे आर नथिंग बट कन्वेंस। कन्वेंस का मतलब क्या हो गया, तो कन्वेंस इज बेसिकली एन एक्ट बाय विच प्रॉपर्टी बीइंग ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन, किसी भी तरीके से ट्रांसफर हो वो क्या है, कन्वेंस, which may be by act of parties also or which may be by operation of laws. Clear? Read this part. So I believe this part being done. Read the remaining points please. अब देखिए यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पे ना अगर पेपर में आपको क्वेश्चन आता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंसिंग, अगर आपको इसके बीच का डिफरेंस आ जाए तो यहाँ पे ना कोई स्ट्रेट डिस्टिंग्विश नहीं है। आपको अगर डिस्टिंग्विश ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंसिंग का डिस्टिंग्विश आ जाए तो आपको पहले ना ड्राफ्टिंग का पूरा मीनिंग लिखना, ऑल दिस ये जो 11 पॉइंट्स है ना, सो दोस पॉइंट हैव टू बी कवर्ड। फिर कन्वेंसिंग लिखना पैराग्राफ चेंज करके, एंड देन लास्ट में कंक्लूजन लिखना। मतलब इसमें कोई भी टी फॉर्म ऑफ डिस्टिंग्विश नहीं है, क्योंकि कोई डायरेक्ट डिस्टिंग्विश नहीं है। क्योंकि ड्राफ्टिंग क्या है, ड्राफ्टिंग तो एक स्किल है जिसमें आप लैंग्वेज को, लॉ को, फैक्ट को एक मीनिंगफुल तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो, दैट इज टू बी कॉल्ड एज ड्राफ्टिंग। एंड कन्विंसिंग क्या है, कन्विंसिंग एक एक्ट है बाय विच प्रॉपर्टी बीइंग ट्रांसफर। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या आएगा, तो फर्स्ट अपने को क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट अपने को एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा ड्राफ्टिंग एंड कन्विंसिंग का, एंड देन आंसर को कंक्लूड करना पड़ेगा। अब कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, तो क्या आएगा कि ड्राफ्टिंग एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, एंड जिसमें आप कुछ भी अगर लिखते हो, सी आप एक अग्रीमेंट बनाते हो वो भी ड्राफ्टिंग है, आप एक विल बनाते हो वो भी ड्राफ्टिंग है, आप एक पावर ऑफ अटर्नी बनाते हो वो भी ड्राफ्टिंग है, एंड एवरी टाइप ऑफ कंपोजिंग वेदर बीइंग लीगल और नॉन लीगल विच रिलेट्स टू द प्रॉपर्टी मैटर अदरवाइज। मतलब अगर कोई एक प्रॉपर्टी मैटर है, आप एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो वो भी ड्राफ्टिंग है, और आप एक आउटसोर्सिंग एग्रीमेंट बना रहे हो वो भी ड्राफ्टिंग है, आप एक रिट पेटिशन बना रहे हो वो भी ड्राफ्टिंग है। मतलब ड्राफ्टिंग एक वाइडर कॉन्सेप्ट है विच इंक्लूड एवरी टाइप ऑफ राइटिंग। However, conveyance is restricted only to the transfer of property or right connected with the property and therefore a narrow concept. Clear? तो यहाँ पे इस तरीके से अपने को आंसर को कंक्लूड करना है कि कन्वेंसिंग एक नैरो कॉन्सेप्ट है जो सिर्फ प्रॉपर्टी ट्रांसफर से कनेक्टेड है, बट ड्राफ्टिंग इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट विच इंक्लूड एवरी टाइप ऑफ राइटिंग। क्लियर? अब नेक्स्ट जो आपको डिस्टिंग्विश दिखेगा वो है कन्वेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट के बीच में। तो इफ यू सी द मॉड्यूल, नाउ मॉड्यूल में सो इफ यू गो टू द सेकेंड चैप्टर, देखो यहाँ पे ना सेकेंड चैप्टर में ना इंट्रोडक्शन कोई काम का नहीं है, ना अब देखो यहाँ पे पहला टॉपिक दिया है ड्राफ्टिंग, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। फिर कन्वेंसिंग, तो यहाँ पे व्हाट इज रिक्वायर्ड, देखो इसमें क्वेश्चन दिया है कि गुड ड्राफ्टिंग इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। क्या ये सही है? नहीं, गुड ड्राफ्टिंग, सी ड्राफ्टिंग इज अ वेरी वाइडर कॉन्सेप्ट विच इंक्लूड एवरी टाइप ऑफ राइटिंग दैट इज टू बी कॉल्ड एज ड्राफ्टिंग। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सो क्या गुड ड्राफ्टिंग सिर्फ अग्रीमेंट और बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट लिखने में काम आता है? नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, फॉल्स, ड्राफ्टिंग इज रिक्वायर्ड इन वेरिड फील्ड सच एज डॉक्यूमेंटेशन of business, creating legal document including agreement। मतलब it is required in each and every thing। अब देखो यहाँ पे convincing में तो क्या है, see what is conveyed in convincing। तो हम convincing में जनरली क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, प्रॉपर्टी। हम लोग कन्विंसिंग से या कन्वेंस डीड से क्या करते हैं, आप एक प्रॉपर्टी राइट को ट्रांसफर करते हो फ्रॉम वन पर्सन टू other person, that is to be called as convincing। The rights and interests is transferred by one person or other in the document prepared is to be called as
convincing. तो convincing is a broader concept which include not only the property which include any form of transfer property is to be called as convincing. अब देखो तो यहाँ पे थर्ड टॉपिक है कि ड्राफ्टिंग एंड कन्विंसिंग का डिस्टिंग्विश क्या है. Now this is something we have covered, and now fourth we are covering is the conveyance and contract. अब देखो अब conveyance and contract क्या होता है. See contract क्या है. contract एक agreement है, एक arrangement है जो legally binding है, जिसमें पार्टीज़ के राइट्स एंड ऑब्लिगेशन दिए हुए हैं. दैट इज़ टू बी कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें जो भी रेस्पेक्टिव पार्टीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उनके राइट्स, ऑब्लिगेशन, डिफॉल्ट, रेमेडीज क्या क्या है, ऑल दोज थिंग बिंग गिवन. तो यहाँ पे क्या लिखा है. सो कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स टू बी परफॉर्म एंड इट्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में बी सॉट. मतलब अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो तो आप, एंड अगर अदर पार्टी अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं करता है तो आप कोर्ट में जाके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिमांड कर सकते हो. बट कन्वेंस क्या है. कन्वेंस एक डीड है जिससे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन. अच्छा अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज का होना हमेशा जरूरी है. बिकॉज इफ यू रीड सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विच टॉक्स अबाउट एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो वहाँ पे क्या लिखा है कि 2 और मोर पार्टीज होना चाहिए. बिकॉज एक पार्टी ऑफर देगा, दूसरा पार्टी एक्सेप्टेंस करेगा. सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम लोग यहाँ पे भी पढ़ने वाले हैं कि एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है. लेकिन कन्वेंस जो है वो यूनिलैटरल डॉक्यूमेंट भी कन्वेंस हो सकता है. इसका मतलब क्या हुआ कि मैं एक पावर ऑफ अटर्नी से अपनी पूरी प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, मैं एक विल से अपनी प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, देन दैट इज ऑल्सो नथिंग बट कन्वेंस. अब कन्वेंस जो है, so conveyance does not create any right of any action, but at the same time it alter the ownership of the existing right. तो conveyance क्या कर रहा है. conveyance यहाँ पे एक प्रॉपर्टी राइट को ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन. अब यहाँ पे क्या लिखा है. नाउ कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड सर्विस एग्रीमेंट. तो कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें सर्विस एग्रीमेंट भी आता है. एंड एवरी एग्रीमेंट वेयर बाय बोथ द पार्टीज ऑफ सर्टेन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन. मतलब अगर आज आप एक एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट बनाते हो तो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है, वो कन्वेंस नहीं है. लेकिन कन्वेंस इज रिस्ट्रिक्टेड टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी एंड डज नॉट डील विद क्रिएशन और ऑल्टरेशन ऑफ राइट. अब एक चीज़ समझो, अगर मैं एक सेल एंड परचेज डीड बनाता हूँ तो सेल एंड परचेज डीड जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट भी है और कन्वेंस भी है. लेकिन अगर मैं एक सर्विस एग्रीमेंट बनाता हूँ, आउटसोर्सिंग एग्रीमेंट बनाता हूँ, तो वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट है, कन्वेंस नहीं है. और अगर मैं एक विल बनाता हूँ तो विल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सिर्फ कन्वेंस है. मतलब देयर कैन बी सम अग्रीमेंट which is contract and conveyance both, and there can be some agreement or arrangement which is only contract but not conveyance, and there can be some arrangement which is only conveyance but not contract. यहाँ पे क्या लिखा है. So conveyance is governed by provision of transfer property act, whereas contract is governed by the provision of Indian Contract Act. Further क्या लिखा है. An agreement or arrangement can amount to contract and conveyance both and can also amount differently. Therefore, there can be certain cases where the transaction may pertain to both contract as well as conveyance. मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट है, कन्वेंस नहीं है. कुछ ऐसा हो सकता है जो सिर्फ कन्वेंस है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. देयर कैन बी सम विच इज़ बोथ कॉन्ट्रैक्ट एज वेल एज कन्वेंस. क्लियर. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखिए. तो एग्जाम्पल लिखो. Sale and purchase deed. So this part clear. अब देखो, अब यहाँ पे ना there are certain topic. हाँ तो एग्जाम्पल लिखिए. सेल एंड परचेज डीड, वहाँ लिखो डैश रखे, बोथ अमाउंट्स टू कॉन्ट्रैक्ट, बोथ अमाउंट्स टू कॉन्ट्रैक्ट amounts to contract as well as conveyance. Second, service agreement dash only amounts to contract but not conveyance.
थर्ड will स्लैश POA मतलब पावर ऑफ अटर्नी डैश only amounts to conveyance but not contract. हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे क्या लिखा है, तो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ड्राफ्टिंग ऑल सॉर्ट ऑफ डीड एंड कन्विंसिंग। अब देखो यहाँ पे ना अब देखिए, अब जनरल प्रिंसिपल्स में ना ये स्टार्टिंग का जो पार्ट है ये कोई काम का नहीं है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टार्टिंग का ये जो पार्ट है दिस इज ऑफ नो रिलेवेंस। आप एक रीडिंग करना चाहो तो करो, नहीं तो चलेगा। सीधे यहां से इंपॉर्टेंट चालू हो जाता है। अब देखो, अब यहाँ पे ना सबसे पहले दिया है फ्लावर्स 5 रूल्स ऑफ ड्राफ्टिंग। अब ये क्या है ना, फ्लावर्स के 5 रूल्स ऑफ ड्राफ्टिंग है। सबसे पहले एक अच्छे ड्राफ्ट के लिए व्हाट इज द प्री रिक्विजिट कंडीशन, दैट ऑलवेज यूज फेमिलियर वर्ड। नाउ व्हाट इज फेमिलियर वर्ड, देखो आप ना अगर आप एक अच्छा ड्राफ्टिंग बनाना चाहते हो, एक अच्छी डीड बनाना चाहते हो, तो ऑलवेज यूज सच वर्ड्स विच इज नोन टू द वर्ल्ड एट लार्ज। डोंट ट्राई टू यूज सच वर्ड जो पब्लिक को पता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक वर्ड बोलूं नादिर, ये वर्ड सुना है, तो अगर मैं बोलूं नादिर ऑफ इंडिया, क्या होता है? नादिर ऑफ इंडिया क्या है? फर्स्ट वाला। अब ये वर्ड जो है, इसमें सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। नादिर का मतलब क्या है? नादिर का मतलब होता है लोएस्ट पॉइंट। मतलब अगर मैं बोलूं कन्याकुमारी इज द नादिर ऑफ इंडिया, अब जब हमको सिर्फ नादिर बोले तो नादिर हमको कोई इंसान लग रहा है, बेसिकली किसी का नाम लग रहा है, नादिर शाह जफर लग रहा है। सो पॉइंट ये है कि यहाँ पे अब आप ऐसे वर्ड अगर आप यूज़ करते हो which is not very much aware or which is not very much familiar with the world at large, तो लोग आपके ड्राफ्टिंग को प्रॉपरली इंटरप्रेट कर ही नहीं पाएंगे। सो ऑलवेज यूज फेमिलियर वर्ड रेदर देन फार फ्रेच वर्ड। सेकेंड थिंग क्या दिया है, दैट ऑलवेज यूज करेक्ट वर्ड। नाउ व्हेन वी यूज द वर्ड करेक्ट वर्ड, इसका मतलब हमेशा अगर आपको कोई चीज़ को एक्सप्लेन करना है, एक्सप्रेस करना है, तो ऑलवेज यूज द वर्ड विच इज़ रेलेवेंट टू दैट कंटेक्स्ट। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं बोलता हूँ कि ए एनकरेज बी, तो हम लोग जब वर्ड बोलते हैं ए एनकरेज बी, तो ए ने बी को एनकरेज किया, तो ये पॉजिटिव कंटेक्स्ट का स्टेटमेंट लग रहा है या नेगेटिव कंटेक्स्ट का? पॉजिटिव। और अगर मैं बोलता हूँ ए इंस्टिगेट बी, तो नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे दोनों वर्ड का जो मतलब है, एनकरेज और इंस्टिगेट, दोनों का मतलब होता है किसी को बढ़ावा देना, किसी को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करना। लेकिन यहाँ पे आप किस कंटेक्स्ट में यूज कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज वेयर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ गुड ड्राफ्टिंग दैट यू शुड ऑलवेज यूज द करेक्ट वर्ड। थर्ड क्या लिखा है, दैट सिंगल वर्ड, मतलब जब आप कोई चीज ड्राफ्टिंग करते हो तो ड्राफ्टिंग में इट इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट दैट आप स्पेसिफिक वर्ड लिखो, आप स्पेसिफिक एक्सप्रेशन करो। डोंट ट्राई टू क्रिएट सर्कमलोकेटरी वर्ड्स। नाउ व्हाट इज सर्कमलोकेटरी वर्ड्स, कि आप गोल गोल बातें मत करो, बिकॉज गोल गोल बातों से ना कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल दैट यू ऑलवेज यूज द सिंगल वर्ड, स्पेसिफिक वर्ड, सो दैट यू कैन ऑलवेज कन्वे द राइट मीनिंग। फोर्थ क्या लिखा है, शॉर्ट वर्ड्स। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ,
नाउ व्हेन वी यूज द शॉर्ट वर्ड मतलब क्या होता है कि कई बार आप किसी चीज़ को ना ज़रूरत से ज़्यादा खींच देते हो, बहुत लंबा कर देते हो, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपके लिए चीज़ों का एक्सप्रेस मीनिंग निकल जाता है। मतलब क्या हो गया मतलब ये हो गया दैट अगर आज आप लोगों ने कभी नवजोत सिंह सिद्धू की कमेंट्री सुनी है? नवजोत सिंह सिद्धू जो कि अब एक पॉलिटिशियंस बन गए हैं, पहले ही वॉज अ क्रिकेटर, देन ही वॉज कपिल में वो एज अ चीफ गेस्ट जज होते थे। अब वहाँ पे नवजोत सिंह सिद्धू जब कमेंट्री करते थे ना, जब पहले वो कमेंटेटर थे, आज आईपीएल का जब इनिशियल सीजन चला था, सीजन 1 सीजन 2, तो वहाँ पे नवजोत सिंह सिद्धू कमेंट्री करते थे और उनकी कमेंट्री ना एक नेक्स्ट लेवल की थी। मतलब देयर वाज वन आईपीएल जिसमें मैक्सवेल ने 37 बॉल में सेंचुरी बना दी, और वहाँ पे हर्षा भोगले ने नवजोत सिंह सिद्धू से बोला कि सर आज आप मैक्सवेल की बैटिंग के बारे में क्या बोलना चाहोगे? बस हमारे सिद्धू साहब चालू हो गए, बोले जैसे सूरज को दिया नहीं दिखाया जाता, मैक्सवेल वो शेर है जो भूखा है, इसको खाए किसको पकड़े, मतलब इतनी सारी बातें। मतलब इट इज़ नॉट एन एडवाइजेबल एज ए गुड ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग क्या होता है? ड्राफ्टिंग शॉर्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, जिससे राइट मीनिंग कन्वे हो। एंड द लास्ट इज कॉल्ड सेकंड वर्ड। याद रखना, हमेशा जब भी आप कोई नंबर को एक्सप्रेस करोगे तो ऑलवेज यूज न्यूमेरिक वर्ड और अल्फाबेटिकल वर्ड, नेवर यूज रोमन टर्मिनोलॉजी। आपको रोमन लैंग्वेज रोमन नंबरिंग आती है? कितनी आती है? अगर मैं आपको बोलूँ कि 14,298 को बताओ रोमन में, बता पाओगे? नहीं, मेरे को तो 10-20 तक ही आती है बेसिकली। सो द पॉइंट इज दैट कि अगर आप बड़े नंबर्स को रोमन में एक्सप्रेस करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आधी पब्लिक को पता नहीं है। अब आपने गूगल से सर्च करके कर लिख भी लिया तो, लेकिन जिसको लिखोगे वो समझ पाएगा? अगेन डिफिकल्ट। सो ऑलवेज यूज दोज टर्मिनोलॉजी, न्यूमेरिक टर्म से आप नंबर को एक्सप्रेस करिए, अल्फाबेटिकली करिए, नेवर यूज अ सेकंड वर्ड। ये है फ्लावर्स 5 रूल्स ऑफ ड्राफ्टिंग। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? So according to Flower, anyone who wish to become a good writer should endeavor before he allow himself to be tempted by more shows quality to direct, मतलब specific होना चाहिए, simple होना चाहिए, brief होना चाहिए, vigorous होना चाहिए और lucid होना चाहिए। lucid मतलब clear। तो फ्लावर्स के 5 रूल्स क्या हैं कि जो भी आप लिखो वो डायरेक्ट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, मतलब जिसको एक आम आदमी पढ़ के समझ सके। अच्छा, आम आदमी पढ़ के कब समझ पाएगा? जब आप जो वर्ड्स वहाँ पे यूज़ करोगे वो फेमिलियर वर्ड्स होने चाहिए। देन ब्रीफ होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए मतलब शॉर्ट में होना चाहिए, फालतू लंबा चौड़ा उसको लिखने की जरूरत नहीं है। फोर्थ क्या लिखा है? विगरस। अब देखो, आप जब लॉयर्स की ड्राफ्टिंग देखोगे ना, तो लॉयर्स ना इसका एक्चुअली रिवर्स ही करते हैं। वो लोग अननेसेसरी चीज़ों को ना लंबा कर देते हैं। अगर आप एग्जीक्यूटिव लेवल पे अगर आप इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पढ़ोगे ना, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की डेफिनेशन है ना, वो 1.5 पेज की डेफिनेशन है, बिना फुल स्टॉप कॉमा के 1.5 पेज से डेफिनेशन चलती रहती है। अब अनलेस प्रोवाइजो, अनलेस प्रोवाइजो, नॉट विथस्टैंडिंग, अनलेस प्रोवाइजो, डोंट यू थिंक कि इन सब चीज़ों से अगर आप एक ही चीज़ को बिना फुल स्टॉप कॉमा के 1.5-2 पेज तक लिखे जा रहे हो, तो क्या जो रीडर है क्या वो उसको प्रॉपरली समझ पाएगा? नहीं। बिकॉज ड्राफ्ट जो होना चाहिए, एक गुड ड्राफ्टिंग क्या होता है? जो सिंपल हो और शॉर्ट हो। आ सिंपल फंडा, आज अगर मान लो, बट लॉयर्स एज आई सेड वर्क डिफरेंटली। मान लो मेरे को बोलना हो, आप मेरी कंपनी के एमडी हो, ठीक है, आपने मेरे को अपनी कंपनी का लीगल हेड बना के रखा है और आप मेरे को बोलना है कि दिस टेबल बिलोंग्स टू यू। अब मैं बोल दूं कि दिस टेबल बिलोंग्स टू यू, तो यहाँ तो आप ऐसे सोच सकते हो ना कि भाई ये तो इतना सिंपल है, ये तो मैं ही बोल सकता हूँ, फिर अभिषेक को क्या रखने का? तो लॉयर्स कैसे बोलेंगे कि दिस इज टू हियर बाय इन्फॉर्म टू ऑल द कंसर्न अथॉरिटी इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू आरबीआई, सेबी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, दैट दिस टेबल बिलोंग्स टू यू वेयर बाय यू हैव अ राइट नॉट ओनली ऑन द वुड एंड द नट एंड द बोल्ट एंड द पार्ट्स एंड द थिंग्स अटैच बट ऑल्सो हैव अ राइट। मतलब मैं इतना बोलूँ कि आप मेरे मुंह में 2-3 लाख रुपये और डालो, बोले अच्छा है, अच्छा है, ये अच्छा है। लॉयर्स ड्राफ्ट को अननेसेसरी लंबा करते हैं, बट अगर मैं गुड ड्राफ्टिंग की स्किल देखता हूं तो वहां पे ड्राफ्ट हमेशा सिंपल होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, फेमिलियर वर्ड्स होने चाहिए और क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है? So the principles referred to above may be translated into general in the domain of vocabulary as follows. पहला क्या लिखा है? Prefer a familiar word to a far-fetched word। ये इसका मतलब समझा? तो ऑलवेज यूज फेमिलियर वर्ड जो एक आम आदमी को समझ में आए। क्लियर? अब देखो इसमें जो ये जो टर्म है, डायरेक्ट, सिंपल, ब्रीफ, विगरस एंड लूसिड। क्लियर? सेकेंड क्या लिखा है? प्रेफर अ
concurrent word to abstract, मतलब यहाँ पे it's always important that you always use the concurrent word. Now concurrent word मतलब आप हमेशा specific word लो, concurrent word लो, rather than using the abstract or circumlocutory things. Prefer a single word to circumlocution. तो यहाँ पे what is important that single word use होना चाहिए instead of circumlocutory things. फोर्थ क्या लिखा है, प्रेफर अ सिंगल वर्ड शॉर्ट वर्ड टू लॉन्ग. इसका मतलब क्या हुआ कि ऑलवेज एक्सप्रेस थिंग्स इन अ शॉर्ट मैनर रेदर देन लॉन्ग मैनर, एंड प्रेफर अ सेकंड वर्ड टू रोमन. मतलब व्हाट इज इंपॉर्टेंट है, अगर आपको न्यूमेरिक थिंग्स एक्सप्लेन करना है तो इट इज़ ऑलवेज बेटर, आपको नंबर्स को एक्सप्लेन करना है, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू यूज द न्यूमेरिक टर्मिनोलॉजी रेदर देन रोमन टर्मिनोलॉजी. क्लियर? अब देखो, अब सेकंड क्या दिया है, सर्कमलोकेशन. सर्कमलोकेशन मतलब क्या होता है कि आप एक ही चीज को गोल 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 बता रहे हो, तो डोंट ट्राई टू बी सर्कमलोकेटरी. सो एज एग्जांपल आई हैव गिवन कि नवजोत सिंह सिद्धू की जो कमेंट्री थी ना, इंस्टेड ही कुड हैव सेड कि मैक्सवेल प्लेड वेल, मैटर क्लोज हो जाता है. अब वो वहाँ पे लगा है वो भूखा शेर है, वो दिया है, सूरज है, समुद्र है, लोटा है, पानी है, क्या मतलब इन सब बातों का. पॉइंट ये है कि इट इज़ ऑलवेज बेटर एज अ गुड ड्राफ्टिंग दैट यू शुड बी स्पेसिफिक एंड टू द पॉइंट रेदर देन सर्कमलोकेटरी. क्लियर? अब देखो, अब यहाँ पे सेकेंड दिया है स्केच और स्कीम ऑफ ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको एक डॉक्यूमेंट बनाना है, आप एक ड्राफ्ट बना रहे हो, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, उसका एक स्केलेटन ड्राफ्ट बनाया जाता है. नाउ व्हाट इज स्केलेटन ड्राफ्ट? देखो, स्केलेटन ड्राफ्ट बनाने से पहले, आज आपको भी अगर ऐसे राइटिंग करना है तो आप पहले क्या करते हो, आप पहले पॉइंट्स को जॉट डाउन करते हो. आप ये आइडेंटिफाई करते हो कि आपको कौन कौन से एरियाज को कवर करना है. आज सिंपल फंडा, अगर मेरे को आपका अगर एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट बनाना है या फ्यूचर में यू एज अ कंपनी सेक्रेटरी, देखो याद रखना, कंपनी सेक्रेटरीज आर द कॉर्पोरेट लॉयर्स. ठीक है? सो वन ऑफ द एरिया ऑफ एक्टिविटी विच यू हैव टू डू इन फ्यूचर इज द ड्राफ्टिंग. एंड आप जितना अच्छा ड्राफ्टिंग में एक्सपर्टीज डेवलप करोगे उतना आपका आगे फ्यूचर में, बिकॉज वन ऑफ द लीगल प्रैक्टिस विच यू मे थिंक इन फ्यूचर इज द लीगल प्रैक्टिस ऑन नॉन लिटिगेशन. तो लीगल प्रैक्टिस में दो तरीके की प्रैक्टिस होती है, एक होता है लिटिगेशन, दूसरा होता है नॉन लिटिगेशन. नॉन लिटिगेशन में एक होता है एडवाइजरी और दूसरा होता है ड्राफ्टिंग. सो जिनका लैंग्वेज पे कमांड अच्छा है, दे कैन ऑलवेज गो फॉर द ड्राफ्टिंग, एंड ड्राफ्टिंग pays a very handsome package. I give you an example. अमरचंद में, अमरचंद मंगलदास में, बिफोर द अमरचंद बिंग स्प्लिट, अब तो अमरचंद मंगलदास तो हो गया, पहले जब स्प्लिट से पहले व्हेन आई वाज अ पार्ट ऑफ अमरचंद, वहाँ पे हम लोग शेयर होल्डर एग्रीमेंट बनाते थे, जो कि सिखाऊंगा ड्राफ्टिंग में. शेयर परचेज एग्रीमेंट बनाते थे, जिसका अमरचंद का ड्यू डिलीजेंस और एसपीए ड्राफ्टिंग का वो लोग फीस चार्ज करते थे 1.5 CR, 1.5 करोड़. अच्छा, 50 लाख तो अमरचंद का जो नॉर्मल एग्रीमेंट होता है ना एसपीए का, उसका चार्ज होता है 50 लाख. मतलब दिस कैन बी अ वेरी हैंडसम नंबर. आज जब मैंने अपनी प्रैक्टिस चालू किया था तो बालाजी के लिए हम लोग ने अग्रीमेंट ड्राफ्टिंग किया था, मूवी प्रोडक्शन ऑल दैट. तो वहाँ पे पर अग्रीमेंट का एट इन माय फर्म ऑल्सो वी हैव चार्ज 30,000 रुपीज़, एंड ऐसे हम लोग को 42 डीड्स मिली थी बनाने के लिए. तो आप समझ सकते हो, इट कैन बी अ वेरी गुड नंबर. ड्राफ्टिंग एंड ड्राफ्टिंग इन द लॉ फर्म or in the capital market or in any corporate can be a very handsome number. It's a line of activity which you may pursue in future. So as a company secretary, you are a corporate lawyer, have to develop the expertise over that. तो यहाँ पे हम लोग कैसे करते हैं, जब आप कोई ड्राफ्ट बनाते हो तो सबसे पहले आप पॉइंट्स को जॉट डाउन करते हो कि आप इस ड्राफ्ट में किन किन एरियाज को कवर करोगे, उसको बोलते हैं स्केच. तो आप पहले क्या कर रहे हो, आप एक स्केच बना रहे हो, आप एक पॉइंट जॉट डाउन कर रहे हो. तो यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू स्केच और आउटलाइन द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट बिफोर टेकिंग अप द ड्राफ्टिंग. तो ड्राफ्टिंग करने से पहले आप पहले तो स्केच बना लो, आउटलाइन बना लो कि आप किन किन एरियाज को कवर करोगे. दिस रूल इज सजेस्टेड बाय मिस्टर डेविडसन, ए सेलिब्रेटेड अथॉरिटी ऑन कन्विंसिंग हिज बुक, वेयर ही लर्न ऑथर सेज एज फॉलोज. अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द फर्स्ट रूल on which the draftsman must act is that before his draft is commenced, the whole design should be conceived. For it is proceed without any settled design, his draft will be confused and incoherent. मतलब क्या हुआ कि अगर एज ए गुड ड्राफ्टिंग, एज ए ड्राफ्टमैन को क्या करना पड़ेगा, पहले अपने पॉइंट्स को जॉट डाउन करो,
अपने पॉइंट्स को आउटलाइन करो, बताओ कि आप किन किन एरियाज को कवर करो, बिकॉज अगर उसने ऐसा नहीं किया और अनस्ट्रक्चर्ड ड्राफ्ट बनाया तो वो ड्राफ्ट कंफ्यूजिंग होगा और वो मैसेज कन्वे नहीं कर पाएगा जो ड्राफ्टमैन कन्वे करना चाहता है। क्या लिखा है? Now many things will be done which ought to be done and many left undone which ought to be done। मतलब क्या लिखा है कि यहाँ पे अगर आप एक अनस्ट्रक्चर्ड ड्राफ्ट बनाते हो सो देयर कैन बी ए ग्रेट प्रोबेबिलिटी कि आप कई चीज़ें उसमें इंक्लूड न करो जो आइडली उसमें इंक्लूड होना चाहिए था। तो क्या लिखा है? He will be puzzled at every step of his progress in determining what ought to be inserted and what to guide him in his decision because he does not know what his own object is। मतलब अगर आपको ड्राफ्ट बनाना है तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका पर्पस क्या है, आपका ऑब्जेक्ट क्या है, अकॉर्डिंगली आपको ड्राफ्ट को स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है? Now the importance of the above rule cannot be overemphasized and should be observed by every draftman। होता है ये जो है कि आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग करनी चाहिए, प्रॉपर पॉइंट्स जॉट डाउन करने चाहिए, उसके बाद ड्राफ्ट चालू करना चाहिए। ये एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है जो हर ड्राफ्टमैन को ध्यान में रखना है। अब तो क्या लिखा है? नेक्स्ट क्या लिखा है? आपने पॉइंट बना लिया, अब समझो आपने पॉइंट बना लिया, आपने पॉइंट जॉट डाउन कर लिया, आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि आप किन किन एरियाज को कवर करोगे अपने ड्राफ्ट में। फिर नेक्स्ट काम क्या होना है? आप एक स्केलेटन ड्राफ्ट बनाते हो। आपने एक स्केलेटन ड्राफ्ट बनाया, एक रफ ड्राफ्ट बनाया, रॉ ड्राफ्ट बनाया और फिर आप उसको खुद पढ़ते हो। आज आप कोई भी एक एस्से भी लिखो, एक लेटर भी लिखो, एक रिजोल्यूशन लिखो और उसको लिखने के बाद जब आप खुद पढ़ोगे ना तो यू विल रियलाइज दैट यू मे फाइंड अ लॉट ऑफ थिंग विच जब आपको पढ़ोगे आपको खुद रियलाइज होगा कि आपने ये चीज़ों को प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं किया है, ये चीज़ें आपने अननेसेसरी लिखी हैं, ये चीज़ आपने मिस कर दिया है। सो यू हैव टू डू अ सेल्फ अप्रेजल। सबसे पहले ना जब आप एज ए कंपनी सेक्रेटरी व्हेन यू स्टार्ट फंक्शनिंग इन द इंडस्ट्री एंड इफ यू आर ज्वाइनिंग सम लिस्टेड कंपनी तो वहाँ पे आपको एक एनुअल रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। एनुअल रिपोर्ट जब आप बनाओगे तो आप पहले जब आप एनुअल रिपोर्ट बना के खुद पढ़ोगे ना तो यू विल रियलाइज दैट यू हैव मिस अ लॉट मेनी थिंग्स, नॉट ओनली द लीगल पर्सपेक्टिव बट लैंग्वेज ऑल्सो। And that is why every time you read, every time you do self appraisal, you will improvise upon the same। तो इसको बोलते हैं skeleton draft and its self appraisal। क्या लिखा है? After the general scheme of draft having conceived, the draftman should note down briefly the matters on point which he intend to incorporate in his intended draft। In other words, he should frame what is called skeleton draft। तो उसको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उसको एक skeleton draft बनाना पड़ेगा which should be filled in or elaborated as he proceed with his work। Once the draft of document is ready, the draftman should appraise it with reference to the available fact, the law applicable in the case, logical presentation of the fact, use of simple language intelligible to laymen, avoidance of repetition and conceivable misrepresentation, elimination of ambiguity of fact, adherence to the use of flawless rules of drafting so as to satisfy himself about his content। मतलब यहाँ पे what is important दैट जब उसने जनरल पॉइंट जॉट डाउन कर लिए तो उसको पहला काम क्या करना पड़ेगा? उसको पहला काम उस ड्राफ्ट को रीड करना पड़ेगा, अप्रेज करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड सेल्फ अप्रेजल, जिससे कि वो ये समझ पाए कि क्या सारे फैक्ट्स इनकॉर्पोरेट हो गए हैं, क्या लीगल कंटेक्स्ट, जिस लीगल कंटेक्स्ट में बनाना था वो लीगल कंटेक्स्ट प्रॉपरली इनकॉर्पोरेट हुआ है, क्या ये एक मीनिंगफुल मैनर दे रहा है, लॉजिकल प्रेजेंटेशन हुआ है फैक्ट का। इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? सेल्फ अप्रेजल करना पड़ेगा। अब देखो, अब यहाँ पे आपने सेल्फ अप्रेजल कर लिया, आपने स्केलेटन ड्राफ्ट बनाया, फिर आपने सेल्फ अप्रेजल कर लिया। आपके हिसाब से अब ये ड्राफ्ट एकदम प्रॉपरली तैयार है, बट देयर कैन बी सम प्रोबेबिलिटी दैट यू मे हैव मिस सर्टेन थिंग। फॉर एग्जांपल, अगर आज मैं आपसे बोलूँ कि एक कॉपीराइट ट्रांसफ़र अग्रीमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज क्या होता है, या एक मॉर्गेज डीड में सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज क्या होता है, तो मॉर्गेज क्लॉज होगा। अब मॉर्गेज भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। हमने ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ा है। सो देयर समथिंग कॉल्ड इंग्लिश मॉर्गेज, देयर समथिंग कॉल्ड मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, देयर समथिंग कॉल्ड यूसुफैक्टरी मॉर्गेज, एनामोलस मॉर्गेज। तो हर मॉर्गेज क्लॉज अलग होगा बिकॉज वो मॉर्गेज क्लॉज में उस मॉर्गेज के फीचर होने चाहिए। तो यहाँ पे ये कौन देखेगा कि आपने जो एग्रीमेंट बनाया है वो लीगली करेक्ट है कि नहीं, एंड दैट इज वेयर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सर्टेन क्लॉजेस पे स्पेसिफिक अटेंशन देना पड़ेगा आपको उस क्लॉज को, बिकॉज वही क्लॉज उस पूरे एग्रीमेंट की जान है। तो मॉर्गेज क्लॉज में जो मॉर्गेज डीड में जो मॉर्गेज क्लॉज है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कॉपीराइट एक्विजिशन एग्रीमेंट बना रहा हूँ, सिंपल फंडा, मैंने एक म्यूजिक एक सॉन्ग लिखा, ठीक है,
मैंने आपको सॉन्ग का लाइसेंस दिया तो आप उस सॉन्ग में मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, बट अगर मैंने आपको वो सॉन्ग असाइन कर दिया तो आप उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा दैट मैंने जो डीड बनाई है उसमें मैंने आपको क्या राइट्स ट्रांसफर किए और क्या राइट ट्रांसफर नहीं किए हैं, विच मीन दैट देर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट क्लॉजेज जिसको आपको स्पेसिफिक अटेंशन देना पड़ेगा, आपको उस क्लॉज को प्रॉपरली इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा सो दैट देयर शुड नॉट क्रिएट एनी लीगल हर्डल इन फ्यूचर। मतलब क्या हो गया, सिंपल फंडा, आज अगर मान लो मैं एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट ट्रांसफर एग्रीमेंट बनाते हैं जिसमें मैं आपको एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता हूँ, 5 साल का एग्रीमेंट है। अब 5 साल तक मैं आईपीआर मैंने आपको दिया और 5 साल बाद मैंने वो आईपीआर आपसे ले लिया, बट देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि 5 साल में आप उस आईपीआर के बारे में सब कुछ सीख गए, तो आप मेरे जाने का आपने उसका कॉपी ऑफ एग्रीमेंट आईपीआर बना लिया, सिमिलर आईपीआर बना लिया और फिर आप उसका कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन करने लगे। तो आई हैव टू एंश्योर कि 5 साल के बाद भी आप उस प्रोडक्ट में डील नहीं करोगे, मतलब यहाँ पे देयर नीड टू बी सम रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस आने चाहिए। सो दोज थिंग हैव टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द अग्रीमेंट। तो यहाँ पे क्या लिखा है, नाउ स्पेशल अटेंशन to be given to certain document, तो यहाँ पे certain document require extra care before taking drafting. For example, it must be ensured that contractual obligations are not contrary to law in the document where the facts so warrant to ensure। मतलब अगर मैं कोई contractual obligation आपको दे रहा हूँ कि you have to perform certain things, so those certain things should not be contrary to law. Further, in all the document where the transfer of immovable property is involved through any of the prescribed legal mode, it is necessary to ensure that perfect title transfer to such property transfer to the transferee by causing investigation and search in relation to the title done through competent lawyer or solicitor in the concerned office of the registrar of local authority, registrar of companies। देखो इसमें इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो आज मैं एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, आज आप भी जब प्रॉपर्टी परचेज करो तो प्रॉपर्टी परचेज में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप प्रॉपर्टी जिससे परचेज कर रहे हो क्या उसके पास एक लॉफुल टाइटल है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर पहले से कोई एनकम्बरेंस चार्ज और लीन क्रिएटेड है, उस प्रॉपर्टी पे कोई लिटिगेशन चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है, उस प्रॉपर्टी पे कोई गवर्नमेंट ड्यूज पेंडिंग है, ऑल दोज थिंग हैव टू बी चेक। सो दोज थिंग हैव टू बी डन बाय सम solicitor, some lawyer, some expert person. Now, in addition to the requisite permission required in different enactment, now what is being said that now should be planned to obtain in advance resident document wherever through necessary। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन करने के लिए कोई स्पेसिफिक अप्रूवल चाहिए तो क्या वो अप्रूवल अपने को मिला है नहीं मिला है, दोज थिंग हैव टू बी प्रॉपरली चेक। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आज मान लो मैं अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी या मूवेबल प्रॉपर्टी एक रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट को ट्रांसफ़र कर रहा है तो आपको ये देखना, या रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट ट्रांसफ़र कर रहा है या नॉन रेसिडेंट रेसिडेंट को वाइस वर्सा, तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या ये लीगली अलाउड है कि नहीं है। अच्छा, अगर लीगली अलाउड है तो क्या कहीं आरबीआई का कोई अप्रूवल लेने की जरूरत है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेने की जरूरत है, दोज थिंग हैव टू बी स्पेसिफिक अटेंशन हैव टू बी गिवन। और अगर चाहिए तो आपको डीड में लिखना पड़ेगा दैट दिस ट्रांसफर शैल बी सब्जेक्ट टू द अप्रूवल गिवन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। अब लास्ट आपको क्या करना पड़ेगा, आपने अग्रीमेंट बना दिया अपने तरीके से, आपने सारे फैक्ट्स देख लिए, इसके बाद क्या करना पड़ेगा, अब आपको एक्सपर्ट का ओपिनियन लेना पड़ेगा ना। हु इज टू बी कॉल्ड एज एक्सपर्ट? एक्सपर्ट मतलब वो पर्सन जिसके पास उस सब्जेक्ट का या उस टॉपिक का एक मोर एक्सपीरियंस है, दे नो द इंटीग्रिटीज, दे नो द डिफिकल्टीज, दे नो द कॉम्प्लेक्सिटीज इन दोज ट्रांजेक्शन। तो वहाँ पे आपको एक्सपर्ट के पास डॉक्यूमेंट भेजना पड़ेगा जिससे कि एक्सपर्ट उसको वेट कर सके। देखो देयर इज अ टर्म कॉल्ड वेटिंग। वेटिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को क्रिटिकली एग्जामिन करना और इवैल्यूएट करना। तो एक्सपर्ट उसको क्रिटिकली इवैल्यूएट करेगा, एग्जामिन करेगा एंड अपना ओपिनियन देगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, नाउ इफ द ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम टू बी यूज अगेन एंड अगेन। अब देखो इसमें क्या होता है, आज आप किसी कंपनी में जाओगे ना जब जॉब करने के लिए, तो वहाँ पे कंपनीज क्या करते हैं, नाउ कंपनीज अगर कोई एचआर फॉर एग्जांपल एचआर वाले क्या करते हैं, अब कोई एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट है तो एचआर क्या करता है, वो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट एक लॉ फर्म से बनवा लेते हैं और फिर वो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट का टेम्पलेट एचआर के पास है, एचआर उसी एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट के टेम्पलेट को मोर एंड मोर यूज़ करता है। दैट इज़ टू बी कॉल्ड एज एक्सपर्ट ओपिनियन। मतलब आपने एक एग्रीमेंट को लॉयर से बनवा लिया, अब आपने उसमें जो बेसिक स्टैंडर्ड क्लॉज है वो सब लिखवा दिए, कंपनी के जो पॉलिसीज़ हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशन उसके हिसाब से बनवा दिया। अच्छा, सर्टेन पार्ट को आप
डैश रखते हो फिर इन द ब्लैंक्स कि जो पार्टीज उसका नाम लिख दिया जाएगा, तो वो काम एचआर कर लेता है। पैकेज क्या होगा वो लिख दिया जाएगा, दोज थिंग। बट नोटिस पीरियड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कॉन्फिडेंशियलिटी, वो सब स्टैंडर्ड क्लॉज है जो आप एक लॉ फर्म से बनवा लेते हो। फर्दर क्या लिखा हुआ है दैट now with suitable modification depending upon the requirement of each case, it should be got vetted by the expert to ensure its suitability and legal fitness if the corporate executive feels it is so necessary। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि आप लॉयर से उस डॉक्यूमेंट की वेटिंग करवाते हो। तो वेटिंग वर्ड कहीं लिखो, राइट सम, वेटिंग, VETTING, वेटिंग। तो वेटेड को हाईलाइट कर लीजिए और लिखो वेटिंग, तो वहाँ लिखो डैश रखे, चेकिंग एनी डॉक्यूमेंट, checking any document legally and critically evaluating the same। and critically evaluating the same। Done। अब ये जो टॉपिक है ना, ये अपने को मॉडल से पढ़ना है। देखो इफ़ यू सी दिस थिंग, तो स्केच, स्केलेटन ड्राफ्ट, स्पेशल एंड एक्सपर्ट ओपिनियन, ये अपने को ICSI मॉडल से पढ़ना है, जो कि लिखा हुआ है कि दिस इज समथिंग यू हैव टू रीड फ्रॉम द मॉडल। तो रीड फास्ट। So I believe this part being done. Read this part. So I believe this part being done. Read this part. अब देखिए, अब यहाँ पे क्या लिखा है, सो टू सम अप द ड्राफ्टमैन शुड बेयर इन माइंड द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ ड्राफ्टिंग। देखो पेपर में आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ ड्राफ्टिंग, तो ड्राफ्टिंग के क्या प्रिंसिपल्स हैं। तो इसमें क्या दिया है कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ ड्राफ्टिंग। तो फर्स्ट क्या लिखा है, एज फार एज पॉसिबल डॉक्यूमेंट शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। तो डॉक्यूमेंट जो है वो क्या होना चाहिए, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। मतलब जब कोई भी पर्सन उसको पढ़े तो उसको समझ में आना चाहिए, मतलब वो एक अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में होना चाहिए, लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जो रीडर है उसको समझ में आए। नेक्स्ट क्या लिखा है, द ड्राफ्टमैन शुड बिगिन बाय सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ दैट ही अप्रिशिएट व्हाट ही मीन टू से इन द डॉक्यूमेंट। मतलब सबसे पहले तो ड्राफ्टमैन को ये देखना पड़ेगा कि क्या वो खुद समझ पा रहा है जो उसने ड्राफ्ट में लिखा है। मतलब क्या ड्राफ्ट जो है क्या वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, क्या ड्राफ्ट एक कॉम्प्रिहेंसिव राइटिंग है जिसमें द ड्राफ्टमैन इज एबल टू कन्वे द सेम मीनिंग व्हाट ही इंटेंड टू कन्वे। तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, सेल्फ अप्रेजल करना पड़ेगा, जिससे कि वो ये इवैल्यूएट कर सके कि ड्राफ्ट कॉम्प्रिहेंसिव है, एक्सप्लेनेटरी है एंड इट इज कन्वेइंग द सेम मीनिंग विच द ड्राफ्टमैन इंटेंड टू कन्वे। थर्ड क्या लिखा है, नाउ द वेल सेटल्ड डॉक्यूमेंट शुड बी क्लियर टू एनी पर्सन हु इज कंप्लीट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। मतलब देखो आप जब एक ड्राफ्ट बनाते हो ना तो वो कंप्लीट होना चाहिए। नाउ इसका मतलब क्या हुआ कि एक वेल सेटल्ड ड्राफ्ट क्या है, जिसमें कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए, हर एक एस्पेक्ट्स को कवर किया होना चाहिए टू द एक्सटेंट पॉसिबल, सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी एम्बिग्यूटी एंड जो भी पर्सन उस चीज़ से अवेयर है ही शुड अंडरस्टैंड द मीनिंग। फोर्थ क्या लिखा है, द ड्राफ्ट मस्ट बी रीडली इंटेलिजिबल टू अ लेमैन। देखो आप जब एक ड्राफ्ट बनाते हो तो ड्राफ्ट का पर्पस सिर्फ और सिर्फ लॉयर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए नहीं होना चाहिए। ड्राफ्ट का पर्पस ऐसा होना चाहिए दैट द डॉक्यूमेंट शुड बी क्लियर टू whomsoever इज रीडिंग द सेम। मतलब आपको लीगल टर्मिनोलॉजी वहाँ पे ही लिखना है जहाँ पे लिखने की ज़रूरत है, अननेसेसरी लीगल टर्मिनोलॉजी और कॉम्प्लिकेशन क्रिएट नहीं होना चाहिए। तो क्या लिखा है, now the document may not be perfect because it is too much or too little or is ambiguous or contain one or more fact because it is to be applied in circumstances which the draftman never contemplated. This should be avoided in the drafting of the document। इसका मतलब क्या हुआ कि ड्राफ्ट जो है वो टू शॉर्ट या टू लॉन्ग नहीं होना चाहिए। मतलब द एग्जाम्पल विच वी हैव गिवन कि अगर मैं आपका एक एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट बना रहा हूँ तो एक आइडियल एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट साइज कितना होना चाहिए, 5 से 6 पेजेस, 8-10 पेजेस ना। तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो एक पेज में ख़त्म हो जाए और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो 500 पेज तक चलता रहे ना। दैट इज समथिंग इज द ड्राफ्टमैन हैव टू बी क्लियर ना। इसमें
ना यहाँ पे एम्बिग्यूअस नहीं होना चाहिए, मतलब एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। नाउ फर्दर क्या लिखा है, now nothing to be omitted or admitted at random on the document, that is say negative statement should generally be avoided। देखो इसमें क्या लिखा है, now एग्रीमेंट में ना निगेटिव स्टेटमेंट जो है उसको अवॉइड करना चाहिए। व्हाट इज नेगेटिव स्टेटमेंट, अगर आप एग्रीमेंट में कुछ रिस्ट्रिक्शन क्रिएट करते हो एज ए ड्राफ्टमैन, मान लो आप पे एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट मैंने बनाया और मैंने बोला कि भाई आप मेरी कंपनी छोड़ने के बाद अगले 10 साल तक किसी कंपनी को ज्वाइन नहीं कर सकते, तो डोंट यू थिंक कि ये निगेटिव एग्रीमेंट में कोई वैलिडिटी नहीं है। आपको पता है कई कंपनीज में ना आप जब एग्रीमेंट में जाओगे तो वहाँ पे बॉन्ड आपसे साइन कराएंगे कि आप हमारे यहाँ ही 1 साल तक काम करोगे, 5 साल तक काम करोगे, आप छोड़ के नहीं जा सकते, और अगर आप छोड़ के गए तो आपको इतना कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, आप किसी और कंपनी को ज्वाइन नहीं कर सकते। ये निगेटिव क्लॉज की कोई वैलिडिटी ही नहीं होती है, याद रखना। कोई कंपनी अगर आपको बोले ना कि आपको बॉन्ड साइन करना है कि आप 5 साल तक हमको छोड़ के नहीं जा सकते, तो बिंदास साइन कर देना, और बीच में जाना भी पड़े तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला। अब इसका रीज़न समझो क्या है। अगर आप सेक्शन 27 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रेड विथ सेक्शन 42 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ते हो, तो इंजंक्शन की वैलिडिटी तब होती है जब एम्प्लॉयर ने आपके ऊपर कुछ खर्चा किया हो। मतलब अगर एम्प्लॉयर ने आपके स्किल पे काम खर्चा किया है, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी में काम करते हो ना, तो ये एक टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी का एक स्पॉन्सरशिप मैनेजमेंट स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम होता है। अगर आपके कोई फ्रेंड्स हो या आप अगर जाओ टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी में बिफोर 30, याद रखना कुछ बेसिक क्राइटेरिया याद रखना, 30 साल का एज से कम होना चाहिए, आपको टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी में एज एन एम्प्लॉय काम करते हुए 2 साल हो जाने चाहिए, एंड आपका डिपार्टमेंट उस स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम से एसोसिएटेड होना चाहिए आपकी कंपनी, क्योंकि टाटा आपको नाम से टाटा एक बाहर से एक कंपनी दिखती है, बट टाटा अंदर बहुत सारी कंपनीज हैं। तो यू हैव अ टाटा स्टील, टाटा एंड सब ऑटोनॉमस कंपनी है, क्लियर। अब टाटा ग्रुप का एक मैनेजमेंट को इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है टिस, TISS, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, क्लियर। ये जो MBA इंस्टीट्यूट है इट इज़ इक्विवेलेंट टू IIM, क्लियर। अब IIM में अगर आप आज की तारीख में अगर आप IIM में या ISB जो इंडिया के लीडिंग MBA कॉलेजेस हैं, अगर आप वहाँ पे एडमिशन ले जाओगे तो आपकी फ़ीस कितनी है, 30 लाख रुपए, बराबर 30-35 लाख रुपए की फ़ीस है। प्लस आप वहाँ पे 1 साल ISB में और IIM में अगर आप 2 साल रहोगे तो उसमें रहने खाने का खर्चा लगेगा। अच्छा, आपकी पैकेज तो उसके बाद लगेगा, लेकिन जब ये स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम जो टाटा ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ के लिए होता है वो क्या होता है कि आपकी 2 साल आप जब इस स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम में आप जाओगे तो आपकी सैलरी चालू रहेगी। ध्यान समझना कितने बेनिफिट हैं। आप एम्प्लॉई हो तो आपका एम्प्लॉयमेंट का आपको हर महीने सैलरी मिलती रहेगी, आपको आपके वर्किंग आवर्स को डिवाइड कर दिया जाएगा कि आपको सर्टेन टाइम कॉलेज में जाके टिस में जाके आपको कोर्स करना है, अपना क्लासेस करनी है, एंड देन रिमेनिंग टाइम में आपको ऑफिस में काम करना है, ठीक है। वहाँ पे भी आप जो रूटीन काम करें वो नहीं करा जाता, आपको 2 साल के अंदर 42 डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग दी जाती है, समझ रहा है। मतलब हर एक चीज़ सिखाई थी, प्रोडक्शन से लेके मार्केटिंग से लेके आपको 42 डिपार्टमेंट में सर्कुलर बेसिस पे उनका स्ट्रक्चर है पूरा, उस तरीके से ट्रेनिंग दिया जाएगा। उसके बाद अच्छा फिर वहाँ पे लास्ट 3 महीना से 6 महीना स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम होता है जिसमें टिस ने टाई अप किया हुआ है बॉस्टन से, MIT से, तो वहाँ पे आपको भेजा जाएगा डिपेंड अपॉन योर स्कोर कार्ड एंड एवरीथिंग। मतलब उसमें भी आपके आने जाने का जो खर्चा है, रहने का, वो सब टाटा ग्रुप करने वाला है। मतलब आपके ऊपर अच्छा खासा खर्चा हो रहा है, सैलरी भी मिल रही है आपको, और आपका एक पूरा मैनेजमेंट को अच्छा उसमें आपकी फीस भी नहीं लगी है, आपका 1 रुपया फीस नहीं लगा, मतलब 30 लाख का तो बेनिफिट यही मिल गया आपको, प्लस आपकी सैलरी मिल रही है। मतलब दे क्रिएट अ गुड वैल्यू फॉर देयर एम्प्लॉय, और फिर आपकी टाटा ग्रुप में ही जॉब लगेगी। अच्छा, टिस का ये टाटा ग्रुप का जो स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम उसकी कंडीशन ये होती है कि फिर आपको 3 साल तक कंपनी को ही सर्व करना पड़ेगा। अब कंपनी अगर 3 साल आपके ऊपर बॉन्ड साइन कर रहा है तो क्या ये बॉन्ड को वो लोग एनफोर्स कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपके ऊपर खर्चा किया है, समझ रहा है। लेकिन आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो एज एन एम्प्लॉय, कंपनी ने आपके ऊपर कोई खर्चा नहीं किया और कंपनी आपको बोलती है कि 5 साल आपको हमारे साथ रहना है, तो वहाँ पे वो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में हमेशा फंड के हिसाब से ज़्यादा फंड किसके पास होगा? एम्प्लॉयर के पास। अब अगर वहाँ पे एम्प्लॉय ने बीच में निकल गया, ठीक है, और एम्प्लॉयर ने
एम्प्लॉयर ने उसके ऊपर लीगल केस फाइल कर दिया, तो जो नया एम्प्लॉयर है वो बोलेगा भाई तुम अपना लिटिगेशन खुद सॉल्व करो, तो उसकी वहाँ भी इनकम बंद हो गई। दूसरा लिटिगेशन का सरदर्द, लिटिगेशन का कॉस्ट, ये सब एम्प्लॉय नहीं लेना चाहता, इसलिए वो बॉन्ड में डर के मारे रह जाता है। अगर आप लीगल फाइट करने के लिए तैयार हो, जो होगा देखा जाएगा, तो निगेटिव क्लॉज की कोई वैलिडिटी ही नहीं होती है अनलेस उन्होंने अगर आपके ऊपर खर्चा किया है तो, और अगर खर्चा भी किया है तो भी आप कॉम्पनसेशन देके निकल सकते हो। लेकिन अगर आप एग्रीमेंट में निगेटिव क्लॉज डाल रहे हो तो एज अ ड्राफ्टमैन आपको ये देखना पड़ेगा कि ये निगेटिव क्लॉज कितना एनफोर्सेबल है, क्या ये निगेटिव क्लॉज की कोई वैलिडिटी है या नहीं है। आज सिंपल फंडा, आप मेरी कंपनी ज्वाइन करते हो एंड यू आर ऑलरेडी वेरी बिग ब्रांड, मैं आपके नाम का एडवर्टाइजिंग करता हूँ, प्रमोशन करता हूँ, क्या मैंने आपके ऊपर खर्चा किया है? नहीं, मैंने आपके, आज शाहरुख खान को अगर मैं अपनी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाता हूं और मैं उसके नाम का प्रमोशन करता हूं, तो मैं शाहरुख खान की रेपुटेशन को इनकैश कर रहा हूं अपनी कंपनी के लिए, न कि मैं शाहरुख खान के ऊपर कुछ खर्चा कर रहा हूं। समझ रहे हैं? तो अगर कंपनी ने आपके नाम को यूज़ किया है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, अपने एडवर्टाइजिंग में, तो वो आपके ऊपर किया हुआ खर्चा नहीं माना जाता, वो तो कंपनी का एडवर्टाइजिंग कैंपेन है जो कंपनी ने अपने कमर्शियल रियलाइजेशन के लिए किया है। तो यहाँ पे आपके स्किल पे अगर काम नहीं किया है कंपनी ने, उस पर खर्चा नहीं किया है, तो निगेटिव क्लॉज की कोई वैलिडिटी नहीं होती, समझा? लेकिन जब आप एग्रीमेंट में एक निगेटिव क्लॉज डालोगे तो निगेटिव क्लॉज से लिटिगेशन होने के चांसेस हैं, तो आपको इसको बहुत ध्यान से डालना पड़ेगा कि क्या आपको ये डालना है या नहीं डालना। सिंपल फंड, आज जब एक छोटे बच्चे को भी बोल दो ना कि ये काम मत करो, तो समझ लो बच्चा फिर वही करने वाला है। दैट्स अ ह्यूमन साइकोलॉजी। तो आपको अगर निगेटिव क्लॉज डाल रहे हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप उसको किस तरीके से डालो। टू द एक्सटेंट पॉसिबल निगेटिव क्लॉजेस को हमेशा अवॉइड ही करना चाहिए, बिकॉज उसकी वजह से लिटिगेशन हो जाता है। नेक्स्ट क्या लिखा है, नाउ यूज ऑफ जूरिडिकल लैंग्वेज शुड बी मेड। मतलब आपको जब आप एक लीगल एग्रीमेंट बना रहे हो तो लीगल एग्रीमेंट की वैलिडिटी के लिए, एनफोर्सेबिलिटी के लिए आपको सर्टेन लीगल लैंग्वेज को ही यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या लिखा है, now the text of the document should be divided into paragraph containing the relevant fact। इसका मतलब क्या हुआ, जब आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते हो तो डॉक्यूमेंट को ना हमेशा पैराग्राफ वाइज डिवाइड करो, पैराग्राफ सब पैराग्राफ वाइज डिवाइड करो, सो दैट एंड ईच पैराग्राफ जो है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए एंड प्रॉपरली नंबर्ड होना चाहिए, सो दैट इट शुड ऑलवेज गिव द राइट मीनिंग। तो क्या लिखा है, नाउ ईच पैराग्राफ शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी and should be properly marked by use of the number of the letter, clause, subclause and paragraph। नेक्स्ट क्या लिखा है, now schedule should be provided in the document। अब देखो ये क्या है, now what is schedule? schedule का मतलब होता है कि आपने कभी अगर अपने घर का प्रॉपर्टी एग्रीमेंट पढ़ा होगा तो प्रॉपर्टी एग्रीमेंट में ना schedules होंगे। मतलब देखो what is schedule? certain information जो एग्रीमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन जिसको आप एग्रीमेंट के मेन बॉडी में प्रोवाइड नहीं कर सकते, उसको एग्रीमेंट के स्केड्यूल में प्रोवाइड किया जाता है। चलो इसको कंपनीज एक्ट के, अपने कंपनीज एक्ट पढ़ा है, कंपनीज एक्ट के अंदर देयर आर सर्टेन स्केड्यूल्स, 7 स्केड्यूल है ना, तो 7 स्केड्यूल में आज सिंपल फंडा, अगर मेरे को बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसे होना चाहिए ये मैं एक्ट के अंदर नहीं लिख सकता, लेकिन मेरे को ये बताना जरूरी है, तो उसको स्केड्यूल 3 में कवर किया हुआ है। समझ आए? मैनेजरल रेम्युनरेशन का, एमडी का पगार कितना होना चाहिए ये मेरे को बताना जरूरी है, ये सेक्शन 197 में मैं नहीं लिख सकता, तो उसको कहाँ लिखा गया है, स्केड्यूल 5 में कवर किया गया है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कोड ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैसे परफॉर्म करना है, या सीएसआर में मैं क्या क्या कर सकता हूँ, कौन कौन सी एक्टिविटी कर सकता हूँ, ये सब कहाँ दिया गया है, स्केड्यूल में। तो सर्टेन इन्फॉर्मेशन जो आप एग्रीमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन जिसको आप मेन बॉडी ऑफ एग्रीमेंट में प्रोवाइड नहीं कर सकते, उसको आप कहाँ प्रोवाइड करते हो, स्केड्यूल। मतलब आज सिंपल फंडा, आज आप अपने घर का एग्रीमेंट देखोगे ना तो आपके घर के एग्रीमेंट में जो घर का मैप है वो आपके स्केड्यूल में दिया है। मान लो से फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो ये मेरे घर का मैप है, ठीक है, अब ये मेरे घर का मैप है, ये है हॉल, ठीक है, ये रूम 1, ये रूम 2, ये रूम 3, ये रूम 4, ये रूम 5, ये रूम 6, ठीक है, 6 रूम का हमारा घर है और हॉल है, ठीक है। आप लोग क्या सोचो, किचन कहाँ है? नहीं, हम पड़ोसी के जाके खा लेते हैं, वहीं पे खा लेते हैं, ठीक है, और बाथरूम वहीं पे सब करके ही आते हैं, ठीक है, सिर्फ घर में रहने के लिए रखा है। सो पॉइंट है, अगर मैं ऐसा मैप बनाता हूँ तो क्या ये मैप एग्रीमेंट के लिए, आज आपके घर का प्रॉपर्टी एग्रीमेंट जो है, क्या उसमें मैप इंपॉर्टेंट फीचर है?
क्योंकि मैप बता रहे हैं ना कि आपका प्रॉपर्टी कहाँ से लेके कहाँ तक है, एरिया का डिस्क्रिप्शन क्या है, लेकिन क्या ये हम लोग एग्रीमेंट के बीच में बता सकते हैं? नहीं बता सकते। तो हम इसको कहाँ प्रोवाइड करते हैं? अंडर स्केड्यूल। क्लियर? अब एक चीज देखना, अगर आप एक्ट में स्केड्यूल से किसी चीज को, कुछ चीज को, इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर रहे हो, तो स्केड्यूल नीड टू बी रेड अलोंग विद द मेन एग्रीमेंट। एंड अगर प्रोविजन में और स्केड्यूल में एम्बिग्यूटी हुई, कॉन्ट्राडिक्शन हुआ, तो क्या प्रिवेल करेगा? प्रोविजन। क्लियर? तो यहाँ क्या लिखा है? Now schedule is a useful part of the document and should contain the relevant information which form part of the document. Where any portion of the document should be set into schedule will depend upon the circumstances. मतलब आप कौन सी information को schedule में provide करोगे, ये depend करता है कि आप क्या information वहाँ पे provide कर रहे हो। Further क्या लिखा है? Now the schedule is important in the document as it explains useful matter which form part of the document and should not be ignored or should not be inserted in the body of the document. मतलब schedule important है because schedule में वो information दिया है जिसको न तो आप इग्नोर कर सकते हो और न ही आप मेन बॉडी ऑफ एग्रीमेंट में उसको प्रोवाइड कर सकते हो, मतलब आप उसको ऑपरेटिव पार्ट में प्रोवाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या लिखा है? द मेन फंक्शन ऑफ schedules टू प्रोवाइड सप्लीमेंट्री टेक्स्ट टू द डॉक्यूमेंट। अब देखो इसमें लास्ट क्या लिखा है? नाउ द एक्टिव वॉइस इज प्रेफरेबल टू द पैसिव वॉइस। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आप एग्रीमेंट ड्राफ्टिंग करोगे, हमेशा इट इज़ एडवाइजेबल दैट यू शुड ऑलवेज यूज द एक्टिव वॉइस रेदर देन पैसिव वॉइस। क्यों? देखो पैसिव वॉइस में क्या होता है, जब आप एक्टिव टू पैसिव कुछ भी कन्वर्ट करते हो तो उसमें जो सब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट बन जाता है, जो ऑब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट बन जाता है। मतलब डोंट यू थिंक यहाँ पे एम्बिग्यूटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और बीच वाले सोचते हैं पता नहीं हम क्या बनने वाले हैं। अब अगर आपकी इंग्लिश ग्रामर उतनी स्ट्रांग नहीं है तो वहाँ पे आप एम्बिग्यूटी की प्रोबेबिलिटी, मिस्टेक की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। इसलिए इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल दैट वाइल यू आर डूइंग द ड्राफ्टिंग यू शुड ऑलवेज ड्राफ्ट इन एक्टिव वॉइस रेदर देन पैसिव वॉइस। डन। सो दीज आर टू बी कॉल्ड एज प्रिंसिपल्स ऑफ ड्राफ्टिंग। अगर पेपर में प्रिंसिपल ड्राफ्टिंग आता है, सो दीज पॉइंट हैव टू कवर around 6 to 8 point will be more than sufficient. Read this part, very important topic. और इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ये। क्लियर? रीड दिस पार्ट प्लीज। अब देखिए अब यहाँ पे क्या दिया है? अच्छा, इसमें कोई पॉइंट जो नहीं समझा? क्लियर? क्या इसमें अराउंड अपने को 6-8 पॉइंट मिल जाएंगे? चलो अब यहाँ पे क्या लिखा है? सम डूज एंड don't. Now, अब यहाँ पे डूज में क्या लिखा है? ना डूज में क्या लिखा है? रिड्यूस द ग्रुप ऑफ वर्ड टू सिंगल वर्ड। मतलब व्हाट दे आर सेइंग कि ऑलवेज बेटर टू राइट द शॉर्ट वर्ड, सिंगल वर्ड रेदर देन सर्कमलोकेटरी। यूज सिंपल वर्ब फॉर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मतलब सिंपल वर्ब मतलब यू कैन ऑलवेज राइट द एडजेक्टिव दैट इंस्टेड ऑफ राइटिंग मल्टीपल थिंग्स और सो मेनी थिंग्स इट्स ऑलवेज बेटर टू राइट द शॉर्ट वर्ड, सिंगल वर्ड सो दैट इट गिव्स मोर क्लैरिटी। अवॉइड राउंड अबाउट कंस्ट्रक्शन। मतलब व्हाट दे आर अगेन सेइंग दैट सर्कमलोकेटरी टॉक नहीं होना चाहिए। अवॉइड अननेसेसरी रिपीटिशन। राइट शॉर्टर सेंटेंस। मतलब अगर इन 5 पॉइंट को देखोगे तो मोर और लेस यार टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग दैट योर explanation, your drafting should always be specific and direct. It should avoid ambiguity and confusion. Express the ideas in fewer words. Now prefer the active to passive statement. Now choose the right word. Now that's very important that you should always need to write the right word and always use active voice instead of passive voice. Now know exactly the meaning of the word and sentence you are writing. देखो कई बार क्या होता है कि आप कुछ चीज़ें बोलते हो या कुछ चीज़ें लिखते हो जिसका आपको मतलब ही नहीं पता है, just because you believe that it's giving a more flowery or flowery feeling, you are writing something more difficult and technical word, but whether that technical word is really required in that place, that have to be understand and put yourself in the place of the reader. Read the document and satisfy yourself about the content, interpretation and the sense it carries. इसका मतलब क्या हुआ? that यहाँ पे what is required, that आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ पे सेल्फ अप्रेजल करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि क्या डॉक्यूमेंट में आपको वही मीनिंग मिल रहा है जो मीनिंग आप चाहते हो, दैट हैव टू बी
प्रोवाइडेड. क्लियर. अब डोंट में क्या दिया है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए. तो फॉलोइंग थिंग शुड बी अवॉइडेड. नाउ द फॉलोइंग थिंग शुड बी अवॉइडेड व्हाइल ड्राफ्टिंग द डॉक्यूमेंट. अब इसमें क्या क्या दिया है ना. अवॉइड द वर्ड गिव द सेम साउंड. मतलब जो फिनोटिकल सिमिलर वर्ड्स होते हैं वो नहीं लिखने चाहिए. नाउ व्हाट इज फिनोटिकल सिमिलर वर्ड. फिनोटिकल सिमिलर वर्ड मतलब ना यहाँ पे जिनका साउंड इफेक्ट सेम आता है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से how we read both the words. Don't you think इसका फिनोटिकल सिमिलर वर्ड्स हो गया. मतलब दो द स्पेलिंग इज डिफरेंट बट इन दैट केस जो उसका साउंड इफेक्ट है वो सेम आएगा. अब अगर साउंड इफेक्ट सेम आएगा तो क्या यहाँ पे एम्बिग्यूटी होने के चांसेस हैं. इसलिए जब आप एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय एग्रीमेंट बनाते हो तो उसमें ना इंस्टेड ऑफ राइटिंग एम्प्लॉयर एम्प्लॉय इट इज़ ऑलवेज बेटर टू राइट द कंपनी एंड द नेम ऑफ द एम्प्लॉय बिकॉज वो फिनोटिकल सिमिलर नहीं होगा. सेकेंड थिंग क्या लिखा है. व्हेन द क्लॉज इन द डॉक्यूमेंट इज नंबर्ड इट इज़ कन्वीनियंट टू रेफर. देखो यहाँ पे ना एग्रीमेंट में ड्राफ्टिंग में नंबरिंग ऑल्सो हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले. इसका मतलब क्या हुआ ना. यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एग्रीमेंट की नंबरिंग कैसे होती है. एग्रीमेंट में नंबरिंग ऐसे नहीं होता 1A रोमन नंबर ऐसे नंबरिंग नहीं होती. एग्रीमेंट की नंबरिंग होती है 1, 1.1, 1.1.1. अब देखो इस तरीके से जब आप नंबरिंग करते हो ना तो आपके लिए ना किसी भी क्लॉज को अगर आप एक्सप्रेस कर रहे हो मतलब यू आर गिविंग क्रॉस रेफरेंस. तो इफ यू से दैट एज मेंशन अंडर क्लॉज 1.1.1 तो यहाँ पे देर इज नो एम्बिग्यूटी. यू जस्ट नीड डायरेक्टली टू गो टू दैट पर्टिकुलर क्लॉज विच हैज बीन नंबर्ड 1.1.1 बिकॉज इफ यू आर एक्सप्रेसिंग द थिंग्स इन 1 दैट इज न्यूमेरिक फिर अल्फाबेट फिर रोमन एंड देन सिंबल तो यहाँ पे एम्बिग्यूटी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. इसलिए नंबरिंग ऑल्सो हैव टू बी वेरी एक्सप्रेसिव. नेक्स्ट क्या लिखा है. नाउ निगेटिव इन सक्सेसिव फेज शुड बी केयरफुली एम्प्लॉयड. नाउ दैट इज समथिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि निगेटिव क्लॉज जो है ना वो हमेशा एम्बिग्यूटी क्रिएट करते हैं. तो अगर निगेटिव क्लॉज एम्बिग्यूटी क्रिएट करते हैं तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल दैट निगेटिव क्लॉज जो है now it should be used to the extent possible. It should not be used, and if it is required to be used due to the requirement of the situation then it should be used in a very proper manner. Next क्या लिखा है. Draftsman should avoid the use of word less or more. Instead he must not use not exceeding. मतलब less than, more than ये सब चीज़ें लिखने से अच्छा है right express thing और not less than or not more than, not exceeding, not lesser than, those things. मतलब you have to be more specific so that there should not be any ambiguity. And last में क्या लिखा है. Now if the draftsman has provided for each of the two position to happen without each other and also happen without with either will not be suffice. He should either or both or express the meaning in two other clauses. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो दो सिचुएशन है दो डिफरेंट सिचुएशन है जहाँ पे दोनों सिचुएशन या तो साथ में होगा या तो अलग अलग होगा. तो यहाँ पे इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप दोनों सिचुएशन को या तो सेपरेटली एक्सप्लेन करो या तो राइट ईदर और बोथ. मतलब क्या हुआ. सिंपल फंडा. मान लो आज कंपनी में हम लोग कंपनी के डायरेक्टर हैं ठीक है और हम लोग कंपनी के एग्जिस्टिंग ऑडिटर को हटा के दूसरे ऑडिटर को अपॉइंट करना चाहते हैं. हमारी कंपनी का एग्जिस्टिंग ऑडिटर KPMG है हम उसको हटा के PwC को अपॉइंट करना चाहते हैं. तो यहाँ पे KPMG और PwC दोनों साथ में तो आएंगे नहीं. तो यू हैव टू राइट इन द नोटिस दैट बोर्ड हैज़ ए ओपिनियन कि KPMG को हटाया जाए और PwC को लाया जाए. लेकिन दैट हैव टू बी मेक वेरी क्लियर दैट अगर मेंबर्स बोलते हैं कि नहीं भाई KPMG को ही रहने दो तो फिर PwC विल नॉट कम इन टू पिक्चर. सो यू हैव टू बी वेरी एक्सप्रेसिव. यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक. देयर शुड नॉट बी एनी एम्बिग्यूटी. तो अगर दो सिचुएशन में से कोई एक ही होने वाला है तो यू शुड ईदर राइट ईदर. और अगर दोनों सिचुएशन साथ में होने वाले हैं देन यू हैव टू राइट बोथ. या तो दोनों क्लॉजेस को आप सेपरेटली एक्सप्लेन करो. क्लियर. So these are to be called as a do's and don't. ये पेपर में frequently asked question है do's and don't. तो जब फटाफट अब ये पूरे do's and don't को रीड कर लीजिए और जो नहीं समझा
वो पूछ लीजिए। डूज एंड डोंट में से शॉर्ट नोट्स आते हैं 3 to 4 मार्क्स का, अपने को 5 to 6 पॉइंट पता होने चाहिए, डूज एंड डोंट बोथ। रीड फास्ट। सो वी हैव डन विद सम डूज एंड डोंट। तो यहाँ तक रीड करना, रेस्ट विल टेक इन द नेक्स्ट सेशन।